अच्छा भाई, लास्ट क्लास में हमने कहाँ खत्म किया था? काउंटर ऑफर और क्रॉस ऑफर, ठीक है। थोड़ा ऊपर कर लें, आवाज नहीं आ रही? अब सही है, ज्यादा सही है। हाँ भाई, लास्ट क्लास में हमने टाइप्स ऑफ ऑफर पढ़ रहे थे। स्पेसिफिक जनरल ऑफर हमने देख ली थी, उसके साथ साथ हमने काउंटर और क्रॉस ऑफर को भी पढ़ लिया था। किसी को काउंटर क्रॉस में कंफ्यूजन है? क्या होती है क्रॉस ऑफर? मास देख के बता दो। क्रॉस ऑफर क्या होती है, काउंटर ऑफर क्या होती है? हाँ भाई, दोनों पार्टीज एक टाइम पे सिमिलर ऑफर दें, ठीक है। तो प्रिंसिपल जो हमने रूल याद रखना है वो ये रखना है कि इसका मतलब ये नहीं है कि दोनों क्रॉस ऑफर प्रॉमिस बना देंगे, क्योंकि देयर इज नो एक्सेप्टेंस। दोनों तरफ से ऑफर जारी है, एक्सेप्टेंस नहीं हो रही। पहला पॉइंट। काउंटर में क्या होता है? काउंटर का रूल क्या था? काउंटर का रूल ये था कि आपने जैसे ही काउंटर ऑफर दी, आपकी ओरिजिनल ऑफर लैप्स हो गई। तो वंस द ऑफर लैप्स, तो उसको बाद में आप दोबारा एक्सेप्ट, और काउंटर ऑफर अब एक नई ऑफर के तौर पे आ गई। अब जो दूसरी पार्टी है उसको आइदर एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। अब अगर उसने भी दोबारा काउंटर ऑफर दे दी तो जो पहली काउंटर ऑफर है वो लैप्स हो जाएगी। तो स्टेप चल रहा है, जैसे ही आप काउंटर ऑफर दोगे तो पीछे की ऑफर होगी वो क्या होगी? लैप्स होगी, ठीक है ना? याद रहेगा, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, मैंने पहली दूसरी क्लास में बताई थी, तुम लोग नए हो। प्रोमिसर और प्रोमिजी, बायर होता है या सेलर होता है? प्रोमिसर कौन होता है, बायर या सेलर? नहीं, वैसे कॉमन सेंस है ना। ऑफरर कौन हो सकता है, बायर या सेलर? दोनों हो सकते हैं, ठीक है। समझ आ रही है? क्यों? मैंने एक गाड़ी की ऑफर दी कि भाई मैं आपको गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ऑफर लगा रहा हूँ कि भाई मैं आपको 10 लाख रुपए में गाड़ी बेचना चाहता हूँ, ठीक है। मैं ऑफर दे रहा हूँ कि मैं 10 लाख रुपए में गाड़ी खरीद रहा हूँ। तो ऑफर जो है कैन बी बायर और कैन बी सेलर, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। बात क्लियर है वाली, ठीक है ना? अच्छा, आखिरी है स्टैंडिंग ओपन या टेंडर ऑफर, ठीक है ना। अच्छा, होता क्या है कि बहुत जगह पे, इसको मैं यहाँ पे लिख नहीं रहा, बहुत सिंपल सी चीज है। टाइप ऑफ ऑफर में आखिरी चीज कि स्टैंडिंग ऑफर क्या चीज है कि आप क्या करते हैं कि आप ऑनगोइंग नेचर की ऑफर दे देते हैं कि भाई ये ऑफर है ऑनगोइंग, मैं आपको ये पूरे 6 महीने 7 8 या 12 महीने की सप्लाई करता रहूंगा, ये उस पूरे महीने की ऑफर है। अगर आपने एक्सेप्ट कर ली तो वो फिर आपको बार बार ऑफर एक्सेप्टेंस की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब क्या हुआ कि भाई मैंने 12 महीने का आपके साथ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट क्या किया कि भाई मैं आपको ऑफर दे रहा हूं कि इस पूरे टेन्योर तक जितनी भी सप्लाईज आपके रेस्टोरेंट में यूज होंगी वो कौन देगा? मैं दूंगा। तो दिस इज कॉल्ड स्टैंडिंग ऑफर, ठीक है। स्टैंडिंग ऑफर का क्या मतलब है? अब ये चलती रहेगी, ठीक है। If an offer is of ongoing nature, it is said to be an standing offer. A contract is entered only when the person signifies his acceptance on the basis of tender, ठीक है। Sajid requires a large quantity of certain goods during a year and offer this by an advertisement. Adil supply दो goods at a specified rate. Every supply of Adil is an acceptance of the standing offer of Sajid. बात क्लियर है? सिंपल सी बात है ये, बस ये समझ लो एक नाम की है, वरना आती जो मेन चीजें हैं वो कौन कौन सी हैं? स्पेसिफिक, जनरल, क्रॉस और काउंटर, ठीक है। ये सब एक है कि भाई स्टैंडिंग ऑफर भी होती है। अच्छा जी, अब आ जाओ जरा वैलिड लीगल रूल्स ऑफ वैलिड ऑफर। अच्छा, ये जो लीगल रूल्स हैं इसमें से 80% रूल्स आपने एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पढ़े हुए हैं। पहला रूल क्या है? हाँ भाई, पहला रूल क्या है? 2 पर्सन। क्या मतलब हुआ? दो लोगों ने अपने आप से तो डील करेगा। क्या रूल होगा भाई? 2, देयर विल ऑलवेज बी 2 पर्सन। वहां ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपने आप से कोई कमिटमेंट कर रहा हूं और उसको मैं करता हूं। सेल्फ कमिटमेंट में ऑफर
नहीं होगी ये ऑफर। ठीक है जी, मैंने अपने आप से कमिट किया कि अगर मैंने अपना वेट 20 kg लूज कर लिया तो मैं यूरोप पर ट्रिप लगा के आऊंगा। एक्सेप्टेंस भी हो गई, ऑफर भी हो गई, सब कुछ हो गई, बट यहाँ पे इस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर ये चीज नहीं होगी। है ना, ऐसी सेल्फ गवर्नमेंट कितनी होती है जो आप खुद ही करते हैं, खुद ही छोड़ोगे? 2 से ज्यादा हो सकता है। हाँ, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि आप आगे पढ़ोगे जॉइंट प्रॉमिस है, जॉइंट प्रॉमिस ही, ठीक है ना, बट एटलीस्ट 2% होना जरूरी है। ठीक है, दूसरी चीज हमने पढ़ी थी सर्टेन एंड डेफिनेट। इसका क्या मतलब है? सर्टेन एंड डेफिनेट का क्या मतलब है? देखो अभी मैं तुमसे मैंने पहले ही बताया था, मैं अभी दोबारा बताता हूं। मैंने एक पार्टी से कहा कि भाई आप मुझे मेरा घर कंस्ट्रक्ट करके दे दें, कितने में? 10 करोड़ रुपए में। ठीक है, और इस घर का जो स्टाइल होगा वो क्या होगा? वेस्टर्न स्टाइल होगा। ठीक है भाई, अच्छी ऑफर है। यहां तक तो सही है। अच्छा, अब कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्ट करके दे दिया आपको घर, लेकिन आपको ऑब्जेक्ट ये है कि ये वेस्टर्न स्टाइल नहीं है। अब आप कोर्ट चले गए, तो कोर्ट क्या कहेगी? ये क्या है? सब्जेक्टिव थिंग है ना। आप मुझे एक अच्छी सी डिश बना के दे दें, मतलब सर्टेन डेफिनेट नहीं है। सर्टेन कहां से है? ये वेग है ना। ठीक है ना, ठीक है, बात समझ आ रही है? मेरे पास 10 गाड़ियां खड़ी थी, आपने सामने इशारा किया कि भाई मैं इस गाड़ी का सौदा करना चाहता हूँ। ठीक है, कौन सी है? आपने कहा कि भाई मैं तुमसे पहली गाड़ी लूंगा और अगर ये अच्छी निकली तो मैं तुम्हारी 10 गाड़ी और खरीद लूंगा। अब ये अच्छी निकली को डिफाइन करोगे। ठीक है, फिर हमने एक एग्जांपल पढ़ी थी पहले चैप्टर के हेडआउट में, सर्टेन वेग में, कि आप एक ऑयल डीलर के पास गए, ठीक है, जो एडिबल ऑयल की का डीलर है। उसके बाद जाके आपने उससे कहा कि मुझे शॉर्ट एंड ऑयल प्रोवाइड कर दो। ठीक है, एग्रीमेंट में हमने लिखा कि दे हैव टू प्रोवाइड 100 टन ऑफ ऑयल। उसने आपको कैनोला दे दिया, आपको चाहिए कोकोनट था। कैनोला ऑयल खाने के लिए होते हैं भाई, सनफ्लावर, कैनोला, अब तो और किस्में भी आ गई हैं। ठीक है, तो अब आपने जब एग्रीमेंट किया था तो उसमें कोई मेंशन किया था? बोलो, नहीं किया था ना। तो अब जब कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट को पहले ये डिफाइन करना होगा कि भाई ये जिस चीज की बात कर रहे हैं सब्जेक्ट मैटर की, देखो कोर्ट का काम क्या है? कोर्ट का काम इसको इन्फोर्स कराना है। इन्फोर्स कराने के लिए क्लैरिटी चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए? तो अगर हमारी क्लैरिटी नहीं होगी तो क्या होगा? इन्फोर्स नहीं हो सकता ना। अगर क्लैरिटी नहीं होगी, तुम मेरे पास आए, ठीक है, मेरे पास आए कि भाई ये इशू है। अब ये इशू अगर डेफिनेट नहीं है तो क्या मैं तुम्हें उस पर क्लैरिटी के साथ जजमेंट दे सकता हूं? ठीक है, बात समझ आ रही है? तो जजमेंट के लिए क्लैरिटी होना लाजमी है। तुम मेरे पास जजमेंट के लिए आओ और तुम्हें खुद नहीं पता कि हम बात किस चीज के ऊपर कर रहे हैं या वो क्लियर नहीं है, तो क्या आप उसके ऊपर ऑफर एक्सेप्टेंस कर सकते हैं? ठीक है भाई, बात समझ आ रही है? ठीक है, तो आपकी ऑफर क्या होनी चाहिए? डेफिनेट एंड सर्टेन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि उसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी हो। एम्बिग्यूटी की काफी एग्जांपल हमने चैप्टर 1 के सर्टेनिटी एंड इम्पॉसिबिलिटी के चैप्टर में पढ़ी है। उस पे देखना, आपके हैंडआउट है, पहला वाला हैंडआउट है आपके पास, ओपन करें। उसमें एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में आखिरी वाला पोर्शन, पेज नंबर 5 के आखिर में, पेज नंबर 5 के आखिर में, ठीक है, ये यहीं से कनेक्ट हो रहा है। एक बार जल्दी से गो थ्रू कर लो।
हाँ रुके हैं, लेकिन ऐसे नहीं रुके, रुकी गए। या मैं सीए फाइनल में रुके थे, एक रुका था मेरा कंपनी लॉ, एक मेरा फिर एफ में रुका एमए और ऑडिट, और वो अगली अटेम्प्ट में क्लियर हो गए थे। आर्टिकल के दरमियान में क्वालिफाई हो गया था, तो ये नहीं था कि वो आर्टिकल खत्म हो गई और फिर अब पेपर दिए जा रहे हैं। बढ़िया, क्लियर है। अच्छा, ये एग्जाम्पल जो है ये मेरी खुद साख्ता एग्जाम्पल नहीं है, ये लॉ में लिखी हुई है, ठीक है। ये क्लियर हो? तो ये सर्टेन एंड डेफिनेट होनी चाहिए। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आप एग्रीमेंट भी करोगे तो आप अपने एग्रीमेंट के अंदर क्लॉजेस, खासकर जो कंसिडरेशन की क्लॉज हैं, वो स्पेसिफिकली लिखोगे। मैं आपको एक रीजनेबल कराया ऑफर दूंगा टू अदर एंड, ये क्या एक सही एग्रीमेंट है? नहीं। मैंने अहमद रजा के साथ सौदा किया कि भाई मैं आपके घर रेंट पे लेना चाहता हूं, मैं आपको हर महीने एक हैंडसम किराया दूंगा। इज देयर एनी डेफिनेशन ऑफ हैंडसम? ठीक है, हो सकता है कि अहमद रजा समझ रहा हो कि भाई 1 लाख रुपए मुझे मिलेगा, दिस इज हैंडसम। मैं समझ रहा हूँ मेरी इनकम कम है, मैं कह रहा हूँ भाई मैं 50,000 दे दूंगा, बहुत हो जाएंगे अहमद के लिए। बात के लिए हो रही है? तो अब ये 50,000 और लाख, मेरी और इसकी उसमें फर्क है ना, ऐसे ही है। तो आपने डेफिनेट रखना है कि भाई आपने क्या लेना है और मैंने क्या देना है, ये मुझे क्लियर हो, वरना कोर्ट में इनफोर्सिबिलिटी। अब ये कोर्ट में चले गए कि भाई मैंने तो इनसे कहा था हैंडसम किराया देना है, अब ये कोर्ट में कितने मांगेंगे, मैं कितने, तो कोर्ट कहेगी भाई पहले एग्रीमेंट तो दिखाओ तुमने क्या डिसाइड किया था। जब कोर्ट में ये एग्रीमेंट आएगा, कोर्ट कहेगी भाई ये हमारा काम नहीं है, जाके पहले सही एग्रीमेंट करके आओ। बात समझ रही है कि कोर्ट डिसाइड इस पे नहीं कर सकती, और अगर सर्टेनिटी एंड पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? बोलो भाई हमाद भाई, क्या हुआ? ठीक है, इतवार का दिन और नींदे, सैटरडे नाइट लगा के आते हैं, पार्टी वार्टी करके आते हैं। हाँ, क्या करके? मैं भी था यार तुम्हारे साथ। यहां तक क्लियर है भाई? उसके बाद आ गई तीसरा पॉइंट, कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन। कौन सी इंटेंशन भाई? ये क्या चीज है, ये भी पढ़ चुके हो तुम? ये वही सी चीज है जो आपने पढ़ी थी किसमें? इंटेंशन टू क्रिएट मैंने तुम लोगों को ऑफर दी कि जो संडे को आएगा उसको बिरयानी मेरी तरफ से मिलेगी, ठीक है? पर बिरयानी भी मिलेगी यहाँ। चलो क्लास के बाद चलते हैं, ठीक है? तो मैंने तुम लोगों को ऑफर की, तुम लोग आ गए, तुमने एक्सेप्ट कर ली, और उसके बाद मैं बीलो का टीचर था, ठीक है? मैंने क्या किया, ऑफर को ऑफर तक ही रखा ये वाली, ठीक है? तुम लोग क्या कोर्ट में मेरे अगेंस्ट जा सकते हो? ठीक है, क्यों नहीं आ सकते? हाँ, कोर्ट रिकॉर्डिंग से थोड़ी है, रिकॉर्डिंग तो पता नहीं किस किस की आ रही है, वो अलग चीज है, वो बात की बात है। लेकिन अगर मैं ये तुम्हें नहीं करूं, ठीक है, बिरयानी की ऑफर की, तुम आ भी गए, सब कुछ हो गया, उसके बाद मैंने तुम्हें यहाँ आके झंडी दिखा दी, समोसे दे दिए, ठीक है, वो भी चलेंगे, ठीक है? तो कोर्ट में एक जज्बाती हमाद भाई चले गए कोर्ट में कि भाई बिरयानी बोल के समोसा दे दिया मुझे, कहाँ चले जाओगे? ठीक है, तो कोर्ट इसको एंटरटेन नहीं करेगी। लेकिन अगर आपने ऑफर दी है कोई फाइनेंशियल उसकी, वो आपकी फिर कोर्ट एंटरटेन करेगी। आप प्रॉपर्टी की ऑफर कोई दे रहे हैं, गाड़ी की दे रहे हैं, बिजनेस डीलिंग कोई कर रहे हैं, तो उसकी ऑफर कहलाएगी। तो देयर मस्ट बी, ऑफर जो दी जा रही है उसका मकसद क्या होगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल इंटेंशन के अंदर हमने एंटर होना है।
ऑनलाइन वाले हजरात कुछ आपका क्वेश्चन है यहाँ तक? ऑनलाइन वाले बोल रहे हैं पार्सल और बैठो। अच्छा जी, तो पहला पॉइंट जरा जल्दी से देख लें, इसमें भी बोलो पेज नंबर 4 पढ़ो जल्दी से। फॉर अ वैलिड ऑफर देयर नीड टू बी अ टू पर्सन, अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ, द पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड ऑफरर, द पर्सन टू हुम ऑफर इज मेड इज कॉल्ड ऑफरी। तो ऑफरर कौन होता है? जो ऑफर दे रहा है, और जिसको दी जा रही है वो कौन होता है? ऑफरी। और ऑफरी ही बाद में क्या बन जाता है? एक्सेप्टर और प्रोमिजी। और जो ऑफरर होता है, जो प्रॉमिस बन जाता है, तो क्या बन जाता है? मास प्रोमिजर। याद रख लेना, ठीक है? ऑफरर प्रोमिजर ये एक ही लोग हैं। जब एग्रीमेंट हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, तो ऑफरर की बिकम प्रोमिजर, एक्सेप्टर बिकम प्रोमिजी, ठीक है? Amjad offered to sell his Suzuki Mehran to Habib for rupees 450,000. It is a valid offer. Amjad is offerer and Habib is offeree. Certain and definite. A valid offer is one which is certain and definite. Thus, no contract come into existence if offer is uncertain. मैंने तुम्हें ऑफर दी कि भाई मुझे 2 लाख रुपए दे दो और महबूब आपके कदमों में होगा, ठीक है? कुछ अर्से बाद, 3 दिन के बाद माल भाई ने मुझे ऑफर दी, पैसे दे दिए, और मैंने महबूब भाई को उनके सामने लाके खड़ा कर दिया, ठीक है? देखो ये तो डेफिनेट सर्टेन थी ना भाई, उस क्या पता उसको महबूब भाई चाहिए हो। आपको क्या पता? उनकी लड़ाई हो गई है कि यार दोस्त से, और वो मुझसे कह रहे हैं यार इनको जरा 2 लाख रुपए दे दें। मैंने 2 लाख में से 1 लाख उन्हें दिए महबूब भाई को, और उन्होंने मैं लाके दे दिया इनको, ठीक है ना माज भाई? सही है। बट ये मजाक की हद तक तो सही है। आप कोई भी इस तरह का काम करोगे जिसमें कोई डेफिनेट कोई चीज नहीं है, तो आपकी कोई चीज कोर्ट में एंटरटेन नहीं होगी। बात क्लियर है? ठीक है? तुम कोर्ट में जाओगे तो कोर्ट में एवरीथिंग शुड बी सर्टेन एंड डेफिनेट। कॉन्टेक्चुअल इंटेंशन मैंने बता दी। Adil invite Babar to dinner. It does not create legal relation, so there is no valid offer. 3 friends agree to enter a newspaper competition and share any winning. It was held that they intended to create a legal relationship, so there was a contract. इसको हाईलाइट करो। This is a case law. ये केस लॉ है। The friend enter into a newspaper competition and share any winning. ठीक है? ये केस लॉ है। केस लॉ का क्या मतलब है? ये एक्चुअल में काम हुआ है। 3 दोस्तों ने एक न्यूज़पेपर कंपटीशन में हिस्सा लिया, और जब वो जीत गए तो उनके दरमियान क्या फड्डा पड़ा कि पैसे एक के बाद उन्हें दूसरों को नहीं देने। अब ये जो पैसे थे ये डिस्ट्रीब्यूट होने, तो मसला ये आया, बी लॉ का स्टूडेंट था, उसने कहा यार ये तो दोस्तों का मामला है, तो इसमें कोर्ट नहीं पड़ेगी। कोर्ट में केस गया। कोर्ट में जब केस गया, कोर्ट ने क्या कहा? लीगल रिलेशनशिप था, इसलिए प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो मैंने जो पहला प्रिंसिपल आपको बताया था, कोर्ट सोशल एग्रीमेंट में, दोस्तों के एग्रीमेंट में जज करेगी कि इसके अंदर लीगल रिलेशन है या लीगल रिलेशन नहीं है, ठीक है? वो मेरिट पे डिसाइड करेगी। तो उसने मेरिट पे क्या डिसाइड किया? हाँ भाई पैसों का मामला था। ऐसे ही है, ऐसे ही है। तुम 2 जो गए, कौन बनेगा करोड़पति में? पैसे जीत गए, ठीक है? एक बंदे का नाम लिखा हुआ था और पीछे एग्रीमेंट ये था कि भाई जो भी अमाउंट बनेगा 50-50 करेंगे। एक बंदे जिसको नॉमिनेट किया था पैसे लेने के लिए, उसने पैसे तो ले लिए, उस पार्टी को नहीं दिए। क्या एग्रीमेंट? इंटेंशनली लीगल रिलेशनशिप क्रिएट कर रहा है भाई। कहाँ पे एग्रीमेंट है भाई इसमें? तो ये तो एक लाइन लिखी हुई है एग्जाम्पल की। पीछे जब तुम केस लॉ पढ़ोगे तो वो लंबा चौड़ा केस लॉ होता है। हाँ बिल्कुल। देखो भाई पेपर में जब एग्जाम्पल आएगी तो आप वहां पे अगर बहुत कोई एम्बिग्यूटी होगी ना, वैसे होगी नहीं, कुछ ना कुछ वो मेंशन करेंगे, तो आपने फिर अपनी किस बेस पे आप कह रहे हो वो अजम्पशन वहां पे मेंशन करनी पड़ेगी आपको, ठीक है? नहीं इंसाइड नहीं किया था। देखो यहाँ पे आपका एक फाइनेंशियल मैटर होना है। देखो फाइनेंशियल मैटर में एग्री किया तुमने, पैसों का मामला है, पैसों का लेन देन है ना मेरे भाई। तुम अपने दोस्त के साथ बैठ के करते हो एग्रीमेंट। देखो अभी तक तुम अहमद उस चक्कर में हो कि भाई एग्रीमेंट जब तक लिखा नहीं होगा एग्रीमेंट नहीं होगा। मैं तुम्हें कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है, समझ रहे हो? बात समझो इसको। अगर फर्ज कर लो मैं तुम्हारे साथ पार्टनरशिप में काम करता हूं, ठीक है, और तुमसे मैं कहता हूं कि भाई हम दोनों गाड़ियां लेंगे और बेचेंगे, और उसमें जो प्रॉफिट होगा 50-50 करेंगे, ठीक है?
बात क्लियर है? सेकंड हैंड गाड़ियां अब दो तरीके हो सकते हैं। देखो अगर अक्लमंदी तो ये है कि कोर्ट में कोई डिस्प्यूट जाए तो उसके लिए रिटर्न एग्रीमेंट होना अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि भाई ये और मैं पार्टनर है, ठीक है, तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट बना लो तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन अगर हम दोनों ने काम शुरू कर दिया, एग्रीमेंट लिखत में कुछ नहीं, ठीक है, तो आपके पास कोई ना कोई और एविडेंस होंगे। हाँ जी होंगे, क्या होंगे? ये दोनों हम दोनों हैं, हम दोनों ने कोई लिखा हुआ एग्रीमेंट नहीं। आप दोनों गौर से सुनना, अहमद गौर से सुनना, मैंने कोई एग्रीमेंट नहीं किया तुम्हारे साथ, ना तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट किया है। हम दोनों 1 साल तक सही चलते रहे, गाड़ियां खरीदते थे, एक मेरे अकाउंट में गाड़ी खरीदते थे, ठीक है, मैं खरीद जब था मैं अपने पैसे पे करता था, सेल प्रोसीड आती थी मेरे अकाउंट में आती थी, फिर मैं तुम्हें सुन लो फिर मैं तुम्हें 50% अमाउंट क्या कर देता था? डिस्ट्रीब्यूट कर देता। बैंक स्टेटमेंट में एविडेंस कहीं क्रिएट हो रहा है? हो रहा है। बैंक स्टेटमेंट में पैसा आ रहा है, बैंक स्टेटमेंट से पैसा जा रहा है, डिफरेंस मेरे अकाउंट से इनको भी एक पेमेंट जा रही है। हो रहा है या नहीं हो रहा है? ये हो रहा है। अगर एग्रीमेंट ना भी हो एविडेंस होगा। बात क्लियर हो रही है? बिजनेस उससे कह रहा हूं ना, यहाँ पे दो राय की कंपटीशन में जा रहे हो। तो एग्जांपल है ना, ये कंपटीशन में देखो सैंपल सही है, केस लॉ है, ये केस लॉ भाई, मैं तुम्हें इसका पूरा केस लॉ भेज देता हूँ। केस आपने उसमें जो भी इसका एक्सट्रैक्ट निकाल के दो राय लिखी है, तो आपको मेंशन करना चाहिए। कर देंगे यार आप, प्रैक्टिकल एग्जांपल है, मैं तुम्हें इसका पूरा केस लॉ मेंशन करता हूँ। ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है और ये केस लॉ है। केस लॉ का क्या मतलब है? बैकग्राउंड होगा केस। हाँ बैकग्राउंड है पूरा भाई, जब तुम पढ़ोगे ना पूरा केस तो वो पूरा लंबा चौड़ा केस होता है, बट यहाँ पे अगर तुम मेंशन कर दूंगा ना वो एक केस लॉ के अंदर ही पूरी लंबी कहानी चलती रहेगी, ठीक है ना? लिख देंगे यार आपके लिए, लिख देंगे, ठीक है ना? कैन रिटन एग्रीमेंट था, ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक? यूनुस भाई बिरयानी पार्सल के लिए आपको फिजिकली होना जरूरी है। अच्छा भाई यहाँ तक क्लियर हो? यहाँ तक क्लियर हो? कम्युनिकेशन वाले को जरा होल्ड कर दो, कम्युनिकेशन में कम्युनिकेशन के साथ ही पढ़ाऊंगा। कम्युनिकेशन को मैंने होल्ड किया है। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। आप जो बात कर रहे हैं उसका ऑब्जेक्ट क्या है? टू टेक कॉन्सेंट या एक्सेप्टेंस। क्या मतलब हुआ? आप जिससे ऑफर दे रहे हैं उस ऑफर का मतलब ये है कि आपने सामने वाले की एक्सेप्टेंस लेनी है, ठीक है? क्योंकि ऑफर बाय डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन क्या पढ़ी थी ऑफर की? पढ़ो, पहले पेज पे जाओ, पहले पेज पे जाओ और ऑफर की डेफिनेशन बताओ मुझे क्या पढ़ी है। इधर पहले पेज में इसमें लिखी हुई है, इसी हैंडआउट के पहले पेज पे जाओ। हाँ, when one person signifies his willingness to do or to abstain from doing with a view to obtain assent, with a view to obtain assent, ठीक है? assent का मतलब है आपने एक्सेप्टेंस लेनी है, ठीक है? आप किसी पार्टी को ऑफर करोगे इस व्यू से नहीं कर रहे कि भाई आपने एक जनरल एक मेयर इंटेंशन अपनी शो कर दी, आप उसको बड़ा कैटेगोरिकली बोलोगे कि भाई मैं आपको ये गाड़ी बेचना चाहता हूं, अगर आपको खरीदनी है तो ये आप 10 लाख रुपए हमसे खरीद लें, ठीक है? एक्सेप्टेंस के लिए आपने ये ऑफर देनी है, मैं इस गाड़ी को 10 लाख रुपए में बेचने का इरादा रखता हूं, क्या ये ऑफर हो गई? बोलो भाई बोलो, हमाद भाई, पता है जिम लगा के आए, इधर आ जाए जरा। क्या नहीं हुई? क्या हो गई? तुम कहीं और थे भाई। मैं अपनी गाड़ी 10 लाख रुपए में बेचने का इरादा रखता हूं। आप इस वक्त रूम में कोई नहीं है सिवाय सलमान खान के, ठीक है? कोई भी और नहीं, मैं हूं और सलमान भाई है, ठीक है? और कोई नहीं है। मैंने सलमान भाई को बोला मैं अपनी गाड़ी 10 लाख में बेचना चाहता हूं, 10 लाख में बेचने का इरादा रखता हूं। भी नहीं समझो, जुमले का मतलब समझो। सलमान मैं आपको ये गाड़ी 10 लाख रुपए में बेचना चाहता हूँ, सॉरी ये हो गई, मैं इस गाड़ी को 10 लाख रुपए में बेचने का इरादा रखता हूँ।
और उसको थोड़ी बेच रहे हैं, याद है। ऑफर दिए उनको। ऑफर का क्या मतलब होगा, इनको ऑफर दूं फॉर द पर्पज ऑफ एक्सेप्टेंस, क्योंकि जब तक मैं ये काम नहीं करूंगा ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते। बात क्लियर है? यहाँ पे कोई कंफ्यूजन? एन ऑफर मस्ट बी मेड विद अ व्यू टू ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ द अदर पर्सन to propose act or absence. Mohsen said to Noor that he is willing to sell his motorcycle to him for rupees 20,000. This is an offer with a view to obtain the consent of the other person to propose act of selling the motorcycle. बात क्लियर है भाई? सर अगर आपके इस इरादा बेचने का है कि मैं आपकी गाड़ी खरीदना चाहता हूं, अब ये ऑफर दे रहा है, मैं ऑफर नहीं दे रहा, अब ये इसकी ऑफर है, अब मैं एक्सेप्टर हूँ। बात क्लियर है? तुम ऑफरर हो गए, ठीक है? यहाँ तक क्लियर हो? बट मैं ऑफरर, अपने इस जुमले पे मैं ऑफरर नहीं बना, मैं अपने इस जुमले पे ऑफरर नहीं बना। यहां तक क्लियर है भाई? अच्छा जी, अब आ जाओ कंडीशनल। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है और यहां पे तुम लोग एक पॉइंट भी नोट करोगे, क्या है भाई? कंडीशनल। एक पॉइंट यहां पे लिख लो अपने पास, ऑफर कैन बी कंडीशनल, और बाद में इसके साथ हम पढ़ेंगे एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कैन नॉट, बड़ा बड़ा लिख लो, कैन नॉट बी कंडीशनल। क्या मतलब हुआ? ऑफरर तो कंडीशन लगा सकता है, ऑफरर तो कंडीशन लगा सकता है, लेकिन एक्सेप्टर कंडीशनर नहीं लगा सकता। ये याद रहेगा, ये पॉइंट याद रहेगा। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? इसका कोई एग्जांपल दो। जैसे आपने ऑफर दी यानी जब आपने बोला कि भाई 2 बजे तक बैठोगे क्लास में, तो मैं कंडीशन लगा सकता हूँ। चलो, ये तो तुमने डोमेस्टिक की दे दी, लेकिन सर ये ऐसे एक्सेप्ट करूं, मैं बोलूं पेमेंट ना पेमेंट जल्द से करूंगा, तो ये नहीं होगा भाई। मैं बताऊंगा कि तुमने क्या करना है। ये एक्सेप्टर लगाया तो गलत हो जाएगा। देखो, मैंने तुम्हें ऑफर की कि भाई ये चीज मुझे खरीद लो, लेकिन पेमेंट में कैश मिलूंगा तुम्हें, मैंने कंडीशन लगाई। तुमने क्या कहा कि नहीं मैं तो बैंकिंग जेल से करूंगा, इसका मतलब तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दी, तुमने एक्सेप्टेंस नहीं दी। बात क्लियर है? तुमने ऑफर को काउंटर ऑफर नहीं दी भाई, एक्सेप्टेंस रिजेक्ट हो गई। काउंटर ऑफर तो ये है कि भाई आप बैंकिंग चैनल से दे दो, तो आपकी पहली वाली लैप्स हो गई, लैप्स हो गई ना। अब काउंटर ऑफर देखो, काउंटर ऑफर में ये दे रहा है नहीं दे रहा है? दे रहा है ना, बोले बैंक भाई मैंने कहा कि मैं कैश से लूंगा, यहाँ पे इसने कहा नहीं मैं तो बैंकिंग चैनल से दूंगा। काउंटर ऑफर, तो काउंटर ऑफर जब होगी कि हाँ आप अगर बैंकिंग चैनल से, ये मुझे ऑफर दे रहा है कि भाई ये बैंकिंग चैनल से करना है, इसने मुझसे डील ही नहीं करनी क्योंकि मैं कैश मांग रहा हूँ, ये डिसएग्री कर दिया ना। आप डिसएग्री हर बार काउंटर ऑफर नहीं बना दोगे। बात समझो इसको, देखो बात समझो। देखो नहीं, डिसएग्री का मतलब नहीं है, डिसएग्री का एक मैं आपको इसके अगेंस्ट ये प्रपोज कर रहा हूँ, दिस इज काउंटर ऑफर। मैं तुमसे एक चीज कह रहा हूं कि भाई तुम मुझे फुल पेमेंट दोगे, और यहाँ पे आ गया कि नहीं भाई मैं आपको हाफ पेमेंट तो दे दूंगा, बाकी मैं इंस्टॉलमेंट पे दूंगा। टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बाकी कैसे दूंगा मैं? और मैंने इसको मना कर दिया, मना भी नहीं किया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मैंने इसको जवाब ही नहीं दिया, ठीक है। अगर मैं इसे आगे बढ़ाना चाहता हूं तो फिर ठीक है, काउंटर ऑफर हो गई, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होगा। अगर आपने रिस्पॉन्ड कर दिया तो वो तो फिर चलती रहेगी ना कहानी, वो तो इसका मतलब आप इंगेज हो। काउंटर ऑफर हो जाएगा। हाँ, इंगेज हो आप इसके साथ, ठीक है ना। आप अपनी चीजों को प्लस माइनस कर रहे हो, लेकिन भाई तुम्हारे पास भी ऐसी होता है ना, तुमने गाड़ी बेचनी है, 10 लोग आए तुम्हारे पास, तो हर बंदे को एक्सेप्टेंस रिजेक्शन थोड़ी होगी।
तुम्हें मैसेज आया, तुमने मना किया ना हाँ किया, क्यों? उसने तुम्हारी कंडीशन को मीट नहीं किया। बात क्लियर हो रही है? ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन क्या थी कि तुमने कहा कि भाई मैं सप्लाई दूंगा, ठीक है, मैं शुगर की सप्लाई दूंगा, मैं किसी और चीज की सप्लाई दूंगा, लेकिन पेमेंट एडवांस में फुल लूंगा। तुमने उसको कहा नहीं भाई, मैं आपको आधी तो पेमेंट दूंगा और बाकी अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे दूंगा। दो चीजें हो सकती हैं कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, ऑफर रिवोक हो गई, ऑफर लैप्स हो गई, ठीक है, ऑफर लैप्स हो गई। दूसरी चीज ये कि इस पे कंटिन्यूएशन चली, बातचीत चली, ठीक है, और आगे जाके कोई कॉन्ट्रैक्ट बन गया। दोनों चीजें हो सकती हैं, बट दिस ऑफर कैन बी कंडीशनल, एक्सेप्टेंस कैन नॉट बी कंडीशनल। अगर एक्सेप्टेंस कंडीशनल होगी तो ये ऑफर आपकी, इसका मतलब है एक्सेप्ट नहीं हुई, ठीक है, उसने आपकी टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं माना। बात क्लियर है भाई? ये पीछे वाले अंदर, ठीक है। तो आपने जो रूल याद रखना है, ऑफर कैन बी हुजैफा कंडीशनल, ऑफर कैन बी कंडीशनल, ऑफर पे कंडीशन आ सकती है। मैं आपसे ये घर कंस्ट्रक्ट करवा लूंगा, ठीक है, आप मुझे एक जो ऑफर दे रहे हैं घर कंस्ट्रक्ट करने की, मैं करा लूंगा, लेकिन आपने सीमेंट इस कंपनी का यूज करना है, स्टील इस कंपनी का यूज करना है, पेंट इस कंपनी का यूज करना है। कंपनियां करती है ना भाई कि भाई आपको मैं ठेका दे दूंगा ये काम कराने का, लेकिन ये कंडीशन है, होता है, ये कंडीशन पूरी करोगे तो बात बनेगी। बात क्लियर है? ऑफरर मे बी सब्जेक्ट टू सम कंडीशन। पेज नंबर 4 है भाई यूनुस भाई। Offer cannot be offer may be subject to some condition. It is on the sole description of the person to whom such offer is made to either accept or reject it. A conditional offer lapses when condition is not accepted. Arsalan offered to sell his furniture to Amjad for rupees 250,000 on the condition that advance payment is made within 3 days of the offer. If Amjad does not pay within 3 days, he cannot accept the offer. बात समझ आ रही है? बात क्लियर है? अच्छा भाई, नेगेटिव कंफर्मेशन। नेगेटिव कंफर्मेशन का क्या मतलब है? क्या मतलब है भाई नेगेटिव कंफर्मेशन का? तुमने अगर कुछ नहीं कहा तो मैं समझूंगा अहमद, ठीक है, तो ये नहीं चलेगा। इस इशारे को क्या ले लो, ठीक है हमाद भाई। तो ये अगर आप ये कंडीशन लगा देते हो इसमें, आपने 3 दिन में इसको रिजेक्ट नहीं किया, तो मैं समझूंगा आपने एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। हाँ, नहीं कर सकते। लॉ ये क्या, ये नहीं है, मजलूम नहीं है। लॉ कह रहे हैं आप ये कंडीशन नहीं लगा सकते इस तरह की, ठीक है सलमान, कंडीशन ये वाली नहीं लगा सकते। आजम wrote to Babar to sell his book, adding that if he did not reply within 5 days, the offer would be considered accepted. इसका कोई कॉन्सेप्ट, अहमद, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। यहां तक क्लियर हो भाई? ये याद रखने वाली चीज है, ठीक है। आप ऐसी कोई चीज इसके अंदर नहीं कर सकते। अच्छा, मैं अभी जो आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आए हैं पास्ट पेपर के, उस पर मैं जंप नहीं कर रहा। मैं कब जंप करूंगा? हाँ, पेपर के बाद नहीं। सलमान बोल रहे पेपर के बाद करेंगे, ठीक है भाई। चैप्टर जब खत्म हो जाएगा, हमने क्या डिसाइड किया था, एमसीक्यू और पास्ट पेपर कब करेंगे? जब चैप्टर खत्म होगा। अदरवाइज क्या होगा, मैं आपको ये करूं, क्वेश्चन दिखाऊं, आप हो गया यार ये तो बड़ा आसान क्वेश्चन है। अभी जो सब चीजें आसान है भाई, मसले जब आएगा जब एग्जाम आएगा, तो इसलिए हम चैप्टर खत्म करेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे, ठीक है। और पास्ट पेपर के क्वेश्चन मैंने आपके इसमें तो इस 15 से 20 साल के कवर किए हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो पुरानी स्कीम से भी पहले के, वो बड़े अच्छे क्वेश्चन हुआ करते थे। तो आपको एक जरा अच्छा वो देंगे कि भाई किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। अच्छा भाई, इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, इसको जरा होल्ड करो, पहले मैं आखिरी पॉइंट बता दूं, फिर इसके आता हूं, क्योंकि ये पूरी एक अलग दुनिया है।
invitation of offer. Communication of a specific condition. When there are special terms and condition in offer, this must be specifically communicated to the other party. अच्छा देखो, एक चीज ध्यान में रखना कि इंडस्ट्री में कुछ नॉर्म देते होते हैं जो इम्प्लाइड होते हैं, ठीक है। कुछ नॉर्म्स क्या होते हैं? इम्प्लाइड होते हैं। अगर आपने उस नॉर्म्स के अलावा कुछ कराना है तो फिर आपने मेंशन करना पड़ेगा। फर्ज कर लो मैं आपसे कहता हूं कि भाई मैं आपकी ये गाड़ी खरीदने को तैयार हूं इतने पैसों में, लेकिन इसके अंदर आप ये सर्टेन मॉडिफिकेशन करा के देंगे मुझे। आमतौर पे होता है ना, जो खासकर वो लोग जो आपकी गाड़ियों को ब्रांडिंग के लिए यूज करते हैं, देखा होगा आपने, रोड पे ऑन रोड पे गाड़ियां ब्रांडिंग के लिए यूज होती हैं। ये वाली गाड़ियां टोयोटा करोला नहीं, जो वैसी होती है शैदोर होती हैं, दूसरी गाड़ियां होती हैं, आप उसके ऊपर मॉडिफिकेशन करते हैं। किस चीज की मॉडिफिकेशन करते हैं? उसको अपनी ब्रांड के लिए यूज करना, या कोई आपने ऐसी मॉडिफिकेशन कराना कि हाँ भाई इस गाड़ी के अंदर हम ये इसमें कोई, जैसे पुलिस वाला भी अपनी जो डबल के में नहीं चलाएगा, लेकिन उसके ऊपर वो क्या करेगा, कुछ चेंजेस करवाएगा कि भाई ये होना चाहिए, इसमें ये बुलेट प्रूफ होना चाहिए, फलाना होना चाहिए। तो आपने फर्ज कर लो मैंने एक प्राडो का सौदा करना है, तो कहूँगा भाई मैं आपकी गाड़ी खरीदने को तैयार हूँ, बट मुझे ये बुलेट प्रूफ चाहिए, इसके पैसे आप मुझे बताओ, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ये स्पेशल कंडीशन है, तो दैट स्पेशल कंडीशन मास क्या करना पड़ेगा? मेंशन करना पड़ेगा इन द एग्रीमेंट। अगर आप मेंशन नहीं करोगे और बाद में नहीं हुई तो ये फिर ऑफर की गलती है, ऑफरी का इसमें कोई लेना देना नहीं है। क्लियर है बात? ठीक है। अब आ जाओ एक जरा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, इन्विटेशन टू ट्रीट। ये वो ट्रीट वो खाने वाली नहीं है। अच्छा, ये जो इन्विटेशन टू ट्रीट या इन्विटेशन ऑफ ऑफर है, ये आपके आज के स्टडी टेक्स्ट में, जो कैफ 3 का स्टडी टेक्स्ट में, उसमें 4 लाइनों में लिखा हुआ है, लेकिन आपके जो पास्ट पेपर हैं 2009 से पहले के, उसमें इस पे काफी क्वेश्चंस आ भी चुके हैं। ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाला इसलिए है क्योंकि अभी आपका स्टडी टेक्स्ट आएगा, हो सकता है इसमें बहुत डिटेल डाल दी गई, और नहीं भी डालते तो क्वेश्चन बेशक उन्होंने 4 लाइनें लिखी हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पूरा कंप्लीट पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसको हम जरा आप समझते हैं। यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन किसी? ये देखो, यहां मैंने तुम्हें क्या बताया, मैंने तुम्हें बताया कि तुम जब ऑफर दोगे, तुम यहां जो ऑफर दे रहे हो किस चीज के लिए दे रहे हो? ताकि दूसरा बंदा एक्सेप्ट करे। अगर तुमने अपनी सिर्फ एक इंटेंशन दायर की तो वो ऑफर नहीं है। बात क्लियर है? यहां तक कंफ्यूजन कोई? ठीक है। सर ऊपर कर, क्यों? गर्मी हो रही है यार रूम में, मैं तो नीचे कर दे। ऑनलाइन वाले हजरात भाई, आप सबको क्लियर है अभी तक यहां तक? हाँ जी सरकार, आप हैं या नहीं हमारे साथ? हमाद भाई पेज नंबर 5 पे पहुंच गए हैं, साथ रहेगा। अच्छा, इतने मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ, यार जरा वर्डिबल की डेफिनेशन तो बताओ, वर्डिबल कॉन्ट्रैक्ट की। कल तो पढ़ा है वर्डिबल कॉन्ट्रैक्ट, कल पढ़ा तो है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी सोच साच के बताओ, वर्डिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? हाँ जी, वर्डिबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? तो वर्डिबल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें कोई एक पार्टी इन्फोर्स करा सके, अगली पार्टी इंश्योर कराती है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ये जो कहानियां तुम दे रहे हो ना, ये सही नहीं है, ये ऐसे नहीं चलेगा।
सीरियस टू बी इनफॉर्मेबल बाय। देखो जवाब ऐसे ही आने चाहिए फौरन, ठीक है। जब मैं बोर्ड मिटा रहा हूँ मैं ऐसी क्वेश्चन पूछ लूंगा तो मुझे ऐसे बता देना, ठीक है, प्यार मोहब्बत में बता देना, ठीक है। हाँ जी, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? पहले वैलिड हो बाद में सीरीज टू बी इनफॉर्मेबल हो। वो क्यों होता है? इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस हो गई, इस तरह की चीजें होती हैं, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा भाई, अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है, इन्विटेशन टू ट्रीट या इन्विटेशन टू ऑफर। कुछ जगहों पे तुम लोगों को लगता है, पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लो, कुछ जगहों पे तुम लोगों को लगेगा कि बंदा ऑफर दे रहा है, क्या दे रहा है, बट वो ऑफर वो ऑफर नहीं दे रहा था। क्या बोला मैंने जुमला? कहा कुछ जगहों पे तुम्हें क्या लगेगा, बंदा ऑफर दे रहा है लेकिन वो ऑफर नहीं दे रहा। वो क्या दे रहा है? वो इनविटेशन दे रहा है, किस चीज की? ऑफर देने की, ठीक है। वो तुम्हें कह रहा है कि तुम ऑफर दे दो मुझे। बात समझ आ रही है? बात क्लियर हो रही है? नहीं हो रही? तुम पीछे तो बिल्कुल कंफ्यूज हो गए हो। जुमला गौर से सुनो, एक बंदा आपको लग रहा है कि ऑफर दे रहा है लेकिन वो ऑफर नहीं दे रहा। वो क्या दे रहा है? इनविटेशन दे रहा है। और इनविटेशन किस चीज की दे रहा है? ऑफर देने की, कि आप ऑफर दे दो। क्लियर है? एग्जाम्पल दे रहे हैं यार, अभी तो बात शुरू नहीं है तो मैं एग्जाम्पल चाहिए। हाँ, अब एग्जाम्पल आ रही है भाई, पूरा चैप्टर ही सीखा है अभी आगे। अच्छा ये क्लियर है? अच्छा, पहला सिनेरियो, और इस तरह के सिनेरियो को हम क्या कहेंगे? इनविटेशन टू ट्रीट या इनविटेशन टू ऑफर, ठीक है। पहला सिनेरियो, एडवर्ड अखबार पढ़ते हो? अखबार पढ़ते ही नहीं। उसमें एक क्लासिफाइड आता है ना, उसमें लोग अपनी एडवर्टीजमेंट देते हैं। रोटी लेने के लिए जाते हैं तो अखबार थोड़ा बहुत बस सारे अखबार पढ़ने के नहीं होते, ठीक है। अच्छा, एडवर्टीजमेंट देखी है ना अखबारों में, ठीक है, गाड़ी बेचने के लिए, घर बेचने के लिए आती हैं। नहीं पढ़ा। अच्छा चलो, वो भी नहीं पढ़ा हुआ, वो भी नहीं पढ़ा, चलो सही है, मान लिया नहीं पढ़ा। Zameen.com, OLX, पार्कफील्ड देखिए, Amazon देखिए नहीं देखी वेबसाइट? वहां पे जो एडवर्टीजमेंट लगी है घर बेचने की, गाड़ी बेचने की, या OLX पे कोई अपना पुराना सामान बेचने की, इज इट अ ऑफर? इज इट अ ऑफर? अहमद जवाब दो। ये फ्री कॉन्सेंट कहां से आ गया भाई? जैन फ्री, जैन भाई फ्री कॉन्सेंट नहीं पढ़े हम, अभी इनविटेशन टू ट्रीट या ऑफर पढ़ रहे हैं। यहाँ हर एक की कॉन्सेंट फ्री है इस वक्त। हाँ भाई, बात सही कह रहे हैं। फ्री कॉन्सेंट आपने बोला था, मेरा इरादा है बेचने का, सभी डॉट के ऑफर दे रहा है, ऑफर नहीं दे रहा, इंटेंशन है उसकी। आगे तो खुद ही तुमने बोल दिया, एग्जांपल समझ आई। देखो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, क्या वो ऑफर है? क्यों नहीं है ऑफर? क्योंकि वो एडवर्टीजमेंट है। एडवर्टीजमेंट कभी भी ऑफर एक्सेप्ट फॉर वन केस, मैं बताऊंगा वो पहले अभी ये नॉर्मल केस समझ लो। मैं पहले कॉम्प्लिकेशन बताऊंगा पहले, फिर तुम डिसाइड करना कि जनरल ऑफर है या नहीं है। अहमद भाई ने अपनी मर्सिडीज बेचनी थी, उन्होंने पार्क व्हील पे जाके इश्तेहार लगा दिया। तुम्हारे कहने पे मैं इसको क्या ट्रीट कर लूं? जनरल ऑफर। तुम्हारे कहने पे क्या ट्रीट कर लूं? जनरल ऑफर। अब अगर ये जनरल ऑफर है, मैं भी एक्सेप्ट कर लूं, तुम भी एक्सेप्ट कर लें, मसला हो जाएगा अहमद भाई के लिए।
और जनरल ऑफर की हमने देखा था एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मेंस भी हो सकती है। क्योंकि मुझे तो नहीं पता ना सलमान कौन है, थोड़ा लीगली समझो इस चीज को। जनरल ऑफर में भी एक्सेप्ट कर सकते हो पहले आया। जनरल ऑफर में आपके पास जो एक्सेप्टेंस हो रही थी वहां पे एक ही बच्चा था ना, एक बच्चे को दो लोग तो नहीं ढूंढ सकते ना। क्या एक बच्चे को समझो इस चीज को दोबारा, ठीक है। रिवॉर्ड का जो केस देखा था, रिवॉर्ड एक चीज पे था ना, ठीक है। तो वो एक के ऊपर तुम कहोगे यार इसने भी तुम्हारा बच्चा ढूंढ लिया, इसने भी ढूंढ लिया, दूसरा कौन सा है? दोनों साथ ले दूसरे से दूसरा तुमने किस पे नाम लगाया था? दूसरी बीवी पे, बच्चे पे, किस पे लगाया था? समझो इस चीज को। बट अब इंपॉर्टेंट को इधर आओ दोबारा। यहाँ पे अहमद ने जो एडवर्टीजमेंट डाली, इसने इनविटेशन दी आपको, ठीक है, कि आप इसको ऑफर दें, ठीक है। अगर मैं इसकी इनविटेशन को ऑफर मान लूं तो इनके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। इसको आप जनरल ऑफर से कैसे डिफरेंशिएट करें? जनरल ऑफर में ऑफर दे रहे, ठीक है। एडवर्टीजमेंट में एक केस ऐसा है जिसको हम ट्रीट करेंगे एज अ ऑफर, इसी को ट्रीट करेंगे एज अ ऑफर। लेकिन जनरली एडवर्टीजमेंट ऑफर अमेज़न के ऊपर एक चीज प्रोडक्ट लगी हुई है डिस्प्ले पे, समझो तुमने उसको क्लिक किया, वो ऑफर है, ठीक है। आखिर में एक लिखा हुआ आ गया इन्वेंट्री आउट है, इन्वेंट्री अवेलेबल। तो तुम अगर एक्सेप्टर हो गए तो खतरनाक बात नहीं हो जाएगी? अगर तुम एक्सेप्टर हो गए तो वो ब्रीच में चले जाएगा, सलमान जाएगा नहीं जाएगा? समझो इस चीज को भाई, हम्मद भाई, अहमद समझ रही है? वो किस में जाएगा? ब्रीच में जाएगा। तो वो आप जब उसके साथ कांटेक्ट करोगे, अच्छा जो एनवायरनमेंट है उसमें आपको नहीं समझ आ रही ऑफर क्या एक्सेप्टेंस क्या, वो आपको कहेगा भाई इसको सेलेक्ट करो, ऐड टू कार्ट करो, पे आउट करो, कहानी खत्म करो। बट जब लीगली आप इसको अलग अलग करके देख रहे हो तो जो चीज एडवर्टाइज हुई है, दिस इज नॉट एन ऑफर। तुम गए, अभी चलो वो आगे एग्जाम्पल आएगी अभी, ठीक है। तो पहला रूल क्या आया? एडवर्टीजमेंट इज नॉट एन ऑफर। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन है। इसकी एक्सेप्शन क्या है? इसकी एक्सेप्शन है कि अगर एडवर्टीजमेंट यूनिलैटरल ऑफर बना रही है, तो वो फिर आपकी वैलिड ऑफर है। ये एक ही केस है। वो कौन सा है? जनरली अब जरा पढ़ लो इसको पहले, उसके बाद हम इसको फर्दर डिस्कस करते हैं। जनरली एडवर्टीजमेंट डू नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ ऑफर बट एन इन्विटेशन टू ऑफर। अच्छा ये केस लॉ रिफ के हैं, ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। हाउएवर इन केस ऑफ एडवर्टीजमेंट ऑफ यूनिलैटरल ऑफर टेंट अमाउंट ऑफ वैलिड ऑफर इंस्टेड ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर। पहला केस में पढ़ रहा हूँ, हैरिस वर्सेस निकलसन 1870। The defendant placed an advertisement in London paper that certain items, including brewing equipments and office furniture, would be placed up for auction over 3 days in Bury St. Edmund. The plaintiff obtained a commission to buy the office furniture and expended time and expense to travel and Bury St. Edmund to bid for the office furniture. क्या किया भाई उसने? उसने वो क्या करता था? पुरानी चीजें लेता था और बोलो भाई कमीशन में बेच देता था। उसने क्या किया? उसने अपना सामान पैक किया और वो चला गया कि भाई मैं इसका फर्नीचर खरीद लूं और ये इक्विपमेंट खरीद लूं, ठीक है। ऑन द थर्ड डे द लॉट फॉर द ऑफिस फर्नीचर वॉर विड्रॉन। तीसरे दिन भाई साहब ने क्या किया? विड्रॉ कर ली। द प्लेंटिफ सूट फॉर लॉस ऑफ टाइम एंड एक्सपेंस। आप समझ आई? क्या किया उसने? उसने कहा कि भाई इसने मेरा टाइम भी ज़ाया किया और पैसा भी ज़ाया किया। कोर्ट ने क्या किया? उसका कोर्ट में केस गया, ठीक है। कोर्ट में लीगल इंटेंशन भी थी, सब कुछ था, कोर्ट ने केस कर दिया। कोर्ट ने जजमेंट क्या दी? द कोर्ट हेल्ड यूनानिमसली का क्या मतलब है? कंप्लीट एग्रीमेंट के साथ, कोई इसमें किसी की भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं था। held that the advertisement did not constitute an offer।
but rather was a mere declaration of intent. क्या है भाई वो मास? सिर्फ वो आपकी इंटेंशन है, डिक्लेरेशन की आप कुछ बेचना चाह रहे हैं, वो ऑफर नहीं है। ये बात समझ आ रही है? ठीक है। ब्लैकबर्न जज, जो जज था उसने कमेंट भी पास की है, फाउंडेड हिज जजमेंट ऑन पब्लिक पॉलिसी ग्राउंड, कॉलिंग इट एज अ स्टैंडिंग proposition that anyone who advertises a sale by publishing an advertisement would become responsible to everybody who attend the sale for his cab hire or traveling expense. उसने सवाल किया हमाद नेगेटिव कंफर्मेशन का मतलब ये है कि आप अपनी ऑफर में ये लिख के नहीं दे सकते कि अगर 3 दिन में आपने इसको एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं इसको क्या कहते हैं समझूंगा कि आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो इस तरह की कोई कंडीशन आपने ऑफर में नहीं लगा के देनी। ठीक है, मतलब ये कि भाई मैं आपको ऑफर दे रहा हूँ कि 10 लाख में गाड़ी खरीद लें, अगर ये आपने गाड़ी 3 दिन में मुझे जवाब नहीं दिया तो मैं समझूंगा आपने ये 10 लाख की मेरी ऑफर को कबूल कर लिया। इस तरह की कोई कंडीशन ऑफर के साथ नहीं हो सकती। दिस इज अ रूल। ठीक है, क्लियर है? हाँ भाई, ये बात समझ आई? जज ने क्या कमेंट किया दिया? तो अगर ऐसा कर दिया जाए, इसको ऑफर बना दिया जाए, तो एक कॉम्प्लिकेशन क्या आएगी कि इसका मतलब है जो लोग आ रहे हैं उनके टैक्सियों के किराए, उनके रहने के किराए, उनके टाइम की सब चीजें, वो तो उस पर अगर डाल दोगे बंदे पे तो वो तो उसका तो दिवालिया निकल जाएगा। बात क्लियर है? तो जज ने अपना कमेंट दिया बकायदा इसके ऊपर कि नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता। बात क्लियर हो गई? ठीक है, एडवर्टीजमेंट इसलिए अब ऑफर नहीं कहलाई जा सकती। पहला पॉइंट क्लियर है? हम बात क्लियर है? नाम क्या आपका? पीछे ना हमजा भाई साहब, क्लियर है ये बात? अच्छा, लेकिन आपकी यूनिलैटरल ऑफर जो होगी उसके अंदर एडवर्टीजमेंट क्या कहलाएगी? ऑफर कहलाएगी। देखो, एक केस तो रिवॉर्ड का पढ़ा तुमने, जो जनरल ऑफर भी थी, यूनिलैटरल भी थी। ठीक है, अब तुम पढ़ रहे हो एक और केस, और ये बड़ा लैंडमार्क केस है। ठीक है, ये जो थी इसके अंदर बड़ी एक लंबी चौड़ी डिबेट चली थी। ठीक है, अच्छा, ये केस लॉ तुम्हें याद नहीं रखने, याद रखना इसके सिर्फ तुमने कॉन्सेप्ट समझने के लिए रखने अपने पास। ठीक है, इसको ये नहीं करना कि रट्टे लगाने शुरू कर दो इन केस लॉ में। ये कौन सा केस है? कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मॉल बॉक्स कंपनी। क्या केस है भाई? ता भाई, कार्लिल वर्सेस कार्बोलिक स्मोक बॉल कंपनी। कौन से महीने साल का केस है? 1890। कब पैदा हुए हो? तो आप तुम्हारे तो पैदा होने से 100 साल से भी ऊपर के थे। ठीक है, तो अब ये केस आपका केस क्या है? पहले केस समझो। A newspaper advert placed by the defendant stated that £100 reward will be paid by the Carbolic Small Box Company to any person। ठीक है जी, उसने क्या कॉन्टेक्ट किया? उसने कहा कि जो भी मेरी स्मोक बॉल यूज करेगा, who contacted the influenza after having used a ball 3 times daily for 2 weeks according to the printed directions supplied with each ball, £1,000 is deposited with the Alliance Bank, showing her sincerity in the matter। ठीक है जी। अच्छा, केस क्या था? उसने एक एडवर्टीजमेंट दी कि भाई ये मैं अपनी स्मोक बॉल कहती, उन्होंने कहा कि भाई स्मोक जो लेगा इसकी, अगर वो इस प्रिस्क्राइब वे में लेगा तो उसको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। और उन्होंने अपनी एडवर्टीजमेंट में ये लिखा कि £1,000 हमने इस चीज के लिए क्या किए हैं? बैंक में डिपॉजिट भी अहमद रजा करा दिए हैं। मिसेस कार्लिल एक खातून थी। यही अलायंस बैंक है, यहाँ पर भी अलाइड होगा यार, अलायंस कहाँ था? गया अलायंस बैंक तो नहीं हमारा यहाँ तक क्लियर हो साथों? तो उन्होंने क्या ऑफर दी? उन्होंने क्या ऑफर दी? जिसने भी स्मोक बॉल यूज कर ली वो क्या होगा? इनको इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। ठीक है, अब स्मोक बॉल जिसने यूज की उसका इन्फ्लुएंजा नहीं होगा। एक खातून थी जिनका क्या नाम था? मिसेस कार्लिल। अच्छा देखो, वहां की खातून को कितना लीगली राइट पता है, यहाँ ड्रामों के नामों के अलावा पता नहीं होती चीजें।
ठीक है, मिसेस कार्लिस परचेज सम स्मोक बॉल एंड यूज देम अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एंड कॉट फ्लू. She sought to claim the stated £100 reward. उन्होंने कहा यार ये क्या मजाक है, मैंने तो यूज भी कर ली और एज पर डायरेक्शन की है, तो अब ये मुझे क्लेम चाहिए. £100 उस जमाने में अमाउंट हो जाता है ना. तो आप सोचो ये केस फाइल हो गया. अच्छा जी, द डिफेंडेंट कौन है? डिफेंडेंट कौन है? स्मोक बॉल जो कंपनी है, और क्लेमेंट कौन है? कंपनी, मिसेस कार्लिस. द डिफेंडेंट रेज द फॉलोइंग आर्गुमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द एडवर्टाइजमेंट वाज अ मेयर इन्विटेशन टू ट्रीट रादर देन एन ऑफर. उसने क्या कहा? अब क्या कहानी दी कंपनी ने? अब क्या कहानी दी कंपनी ने? ये क्या है? क्योंकि उसने अब तक ये पढ़ा था कि एडवर्टाइजमेंट इज द इन्विटेशन. ठीक है, बात समझ आ रही है? उसको अभी तक क्या पता था? एडवर्टाइजमेंट इज एन इन्विटेशन. तो उसने लीगल आर्गुमेंट वकील के जरिए क्या दिया कि भाई ये ऑफर नहीं है, ये क्या थी? इन्विटेशन टू ऑफर थी. ठीक है, द एडवर्टाइजमेंट वाज अ, अच्छा उसके बाद फर्दर उसने कुछ और चीजें बोली. द एडवर्टाइजमेंट वाज अ सेल पफ एंड लैक इंटेंट टू बी एन ऑफर. उसने कहा कि भाई ये एक सिर्फ सेल्स की एक वो थी, पिच थी, इस पे कोई वो नहीं था. It is not possible to make an offer to the world. There was no notification of acceptance. The wording was too vague to constitute an offer. Since there was no stated time limit as to catching the fluenza, there was no consideration provided since the offer did not specify that the user of the ball must have purchased them. अब देखो उसने सारे वो कानूनी पॉइंट उठा लिए जो हमने एलिमेंट्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में पढ़े थे. यही हुआ ना? ये एक्चुअल में देख रहे हो कैसे घूम रही है कहानियां. उसने जब एडवर्टाइजमेंट दी उसमें कोई कहानी दी थी इस तरह की, लेकिन अब क्या वो कह रहे हैं? ऑफर नहीं है. क्या है? ऑफर नहीं है. क्या चीज है? इन्विटेशन है. दूसरा क्या था उसने? इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है. तीसरा पॉइंट उसने क्या डाला कि आपके पास कोई एक्सेप्टेंस की नोटिफिकेशन नहीं आई. चौथा पॉइंट क्या डाला उसने? ऑफर वेग है. तुम जज बन गए ना, उसने तो अभी वकील बता रहे, वकील ने कानूनी पॉइंट डाले कि भाई ऑफर वेग है, उसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है. टाइम लिमिट नहीं है ना, कब करेंगे कोई टाइम लिमिट नहीं है. ठीक है जी, ये सारे पॉइंट करका को रुके उसने क्या किए भाई? उसने वकील ने जमा करा दिए. कोर्ट के जज ने क्या किया? अब कोर्ट का जज भी सियाना था. उस कोर्ट के जज ने The Court of Appeal held that Mrs. Carlis was entitled to the reward as the advertisement constituted an offer of a unilateral contract. ये मैं बता रहा हूँ, ये जजमेंट के वर्ड है. क्या कहा उसने? ये कौन सा ऑफर है? यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बनाने वाली ऑफर है. और यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की क्या डेफिनेशन मास्क हमने पढ़ी थी कि उसकी एक्सेप्टेंस कैसे होगी? आपने अपना काम कर लिया, इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गई. आपने अपना काम कर लिया तो इसका मतलब एक्सेप्टेंस हो गई. Which she has accepted by performing the condition stated in the offer. बात समझ आ गई? तो उसने कहा कि आपकी एक्सेप्टेंस कब हो गई? जब वो उसने कंजम्पशन कर ली तो उसकी ऑफर की एक्सेप्टेंस हो गई. यही यूनिलेटर का आपने पढ़ा था एग्जांपल कि क्या होगा? एक्सेप्टेंस कैसे हो जाएगी? आपने कंडीशन मीट कर दी, एक्सेप्टेंस हो गई. तो तुमने रिवॉर्ड के अलावा भी अब यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट होता हुआ देख लिया. ठीक है. The court rejected all the argument put forward by the defendant for the following reason. अब जज भी उसने एक एक पॉइंट के उसने जवाब दिया. The statement referring to the deposit of £1,000 demonstrated intent and therefore it was not a mere sale. उसने कहा भाई आपने £1,000 जमा कराए और आप बोल रहे हो ये सेल पफ थी. बात समझ आ रही है? आपकी इंटेंशन जाहिर हो रही थी ना. अगर कोई मसला आता है तो आप रिवॉर्ड दोगे. तो ये मेयर सेल पफ नहीं है. It is quite possible to make an offer to the world. In unilateral contract, there is no requirement that the offeree communicate an intention to accept, since acceptance is through full performance. ये सारे प्रिंसिपल डिफाइन हो रहे हैं. क्योंकि कब का केस है भाई ये? 1893, यानी लॉ आने के 20 साल के बाद का. तो अब यहाँ पे क्योंकि देखो एक लॉ आया, लॉ में तो सब चीजें हर चीज नहीं लिखी हुई थी. लॉ की अब एक्सप्लेनेशन हो रही है. लॉ की अब क्या हो रही है? मतलब आज आप बैठे हुए 2021 में
तो आपको ये कनेक्ट करना आसान हो रहा है। लेकिन उस वक्त जमाने में सोचो जिस वक्त ये केस पहली बार आए होंगे और उससे पहले लॉ आपको होगा भाई ये इस तरह नहीं इस तरह था, तो जब आपके पास तो पूरा प्रेसिडेंट मौजूद है, ठीक है। While there must be some ambiguity in the word, there was capable of being resolved by applying a reasonable time limit or confining it to the only those who caught flu while still using the ball. The defendant would have value in people using the people even if they had not been purchased by them directly. उसने कहा कि भाई ये भी जरूरी नहीं है कि वो आपसे डायरेक्टली परचेज करे, वो अगर किसी दूसरे से भी परचेज करता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो उसके जो जज था उसने तमाम पॉइंट को डिनाई कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑफर जनरल भी हो सकती है, यूनिलैटरल भी हो सकती है, एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन बाय परफॉर्मेंस हो गई है। आपने अब हर कंपनी, आप फर्ज कर लो तुम एक चीज कंज्यूम कर रहे हो, तो क्या कंपनी को बताओगे कभी मैं ये चीज कंज्यूम की थी? ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा कि अगर आपने फर्ज कर लो एक ब्रेड खरीदी और वो ब्रेड के अंदर कोई गलत इंग्रेडिएंट है जिसको आपको क्या कहते हैं फूड पॉइजनिंग हो गया, आप हॉस्पिटल में दाखिल हो गए, तो आप पहले कंपनी को बताओगे कि भाई मैंने आपकी ब्रेड खरीदी थी, एक्सेप्टेंस दोगे? दे नहीं सकते ना, पॉसिबल नहीं है। भाई आप कितनी चीजें कंज्यूम करते हो, क्या आपको एक्सेप्टेंस देते हो पहले? इस तरह से कम्युनिकेट तो नहीं करते ना, ठीक है जी। ये केस समझ आ रहा है? तो क्या हमारा प्रिंसिपल क्या निकला कि एडवर्टीजमेंट जनरली क्या होती है? बट इन्विटेशन, लेकिन किस केस में होती है? इस केस में आपकी ऑफर एडवर्टीजमेंट जो है, यानी कि रिवॉर्ड के केस में भी ऑफर होगी या नहीं होगी? अहमद, रिवॉर्ड का जो केस होता है, मेरा बच्चा गुम हो गया है, जो भी ढूंढ के लाएगा उसको मैं अवार्ड दूंगा। इज इट ऑफर और इन्विटेशन टू ऑफर? क्या है मोहित, क्या है ये ऑफर है, ठीक है। बात क्लियर हो रही है? यहां तक क्लियर हो? क्या टाइम है आज? अभी कितने बजे शुरू किया हमने? 10:30 11:30। चलो 10 मिनट में हम दे दें ब्रेक, ठीक है ना। यहां तक क्लियर है भाई आप? अच्छा भाई, प्राइस इंक्वायरी। अच्छा पहले केस लॉ पढ़ लो, फिर कनेक्ट करना तुम लोगों के लिए आसान होगा। दूसरा केस है हमारे पास प्राइस भाई। हमारे ऑनलाइन वाले हजरात साथ हैं, एडवर्टीजमेंट समझ आ गई आपको? उजैर, हमाद, तला, कोई कंफ्यूजन? एडवर्टीजमेंट में एक रूल ये है कि एडवर्टीजमेंट जनरली ऑफर नहीं होती, सिवाय वहां पे जहां पे आपकी यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट बनने हो, तो वहां पे वो ऑफर बन जाती है। अच्छा भाई, एक और केस है हार्वी वर्सेस फेसी। A response to price inquiry is not an offer for sale. आपने मेरी दुकान पे फोन किया, आपने कहा कि भाई ये अप्लायंस है, एक एसी है, कितने का है? मैंने आपको बता दिया ये एसी इस वक्त 25,000 का चल रहा है, ठीक है। 25,000 आपने कहा कि आप ये आपने ऑफर दिए या प्राइस इंक्वायरी को रिस्पॉन्ड किया है? प्राइस इंक्वायरी का रिस्पॉन्ड किया है, ठीक है। आपने कहा कि मेरे लिए पांच एसी पैक कर दो, ठीक है। तो आप ऑफर दे रहे हो, वो ऑफर नहीं थी, ठीक है। और उसने अगर मना कर दिया कि भाई मेरे पास इन्वेंटरी नहीं है, तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जा रहा, बल्कि आपने ऑफर दी और उसने उसको रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। देखो ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर आप किसी चीज को ऑफर क्रिएट कर दोगे तो उसकी एक्सेप्टेंस कॉन्ट्रैक्ट बना देगी, और कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसका कॉन्सिक्वेंस ना करने का क्या है? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे नहीं पहुंच सकते। और ये जो केस लॉ है ये तुम्हें एविडेंट है कि भाई कोर्ट में केसेस लोग लेके गए हैं इस तरह से, ये मजाक नहीं था ऐसी। मतलब तुम देखो ना 1893 का दूसरा केस, हार्वे सेंट अ टेलीग्राम टू फेसी व्हिच स्टेटेड विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन, टेलीग्राफ लोएस्ट कैश प्राइस, आंसर पेड, ठीक है। फेसी रिप्लाइड बाय टेलीग्राम लोएस्ट प्राइस फॉर बम्पर हॉल पेन इज 900 पाउंड। हार्वे देन रिप्लाइड we agree to buy bumper hall pen for the sum of 900 pound asked by you, please send us your title deed in order that we may get early possession। बात समझ आ गई? उसने एक सवाल क्या पूछा कि भैया मुझे ये हॉल पेन चाहिए, ठीक है। उसने आपको रिस्पॉन्ड कर दिया कि लोएस्ट प्राइस क्या है उसकी, ठीक है।
900 पाउंड है। आपने उसको क्या कहा लिख के, वी अग्री टू बाय, अग्री टू बाय, जबकि उसने आपकी प्राइस को क्यूरी पे रिस्पॉन्ड किया था, उसने आपकी प्राइस इंक्वायरी पे रिस्पॉन्ड किया था, और आपने उसको क्या समझा कि उसने ऑफर दे दिए, और आपने उसको क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है। और आपने कहा कि भैया मुझे पेन दे दो, ठीक है। अब आपके कोर्ट में केस ये किया जब उसने कहा कि नहीं भाई अभी हम आपको नहीं दे सकते। द प्रिवी काउंसिल हेल्ड दैट देयर वाज नो कॉन्ट्रैक्ट कंक्लूडेड बिटवीन द पार्टी। फेसी हैड नॉट डायरेक्टली आंसर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन एज टू वेदर they would sell at the lowest price stated, was merely an respond to the request of the information, not an offer. Thus, there was no evidence of an intention that the telegram sent by Facey was to be an offer. ठीक है। अब आपके यहाँ भी होता है ना, व्हाट्सएप पे आपने कहा यार इसकी प्राइस बता दो मुझे, उसने प्राइस भेज दी आपको, प्राइस भेज दी, ठीक है भाई। आप अब तो बहुत चलता है ना ये, भाई आपको कोई भी चीज चाहिए आप क्या करते हो, वेंडर को व्हाट्सएप किया कि भाई जरा फटाफट मुझे आईफोन 13 आए हैं, प्राइस लिस्ट भेज दो। तो वो प्राइस लिस्ट भेज रहा है, क्या वो प्राइसिंग क्वेरी का जवाब दे रहा है या ऑफर दे रहा है आपको? तो जब आप उसको ऑर्डर दोगे तो यू आर द ऑफरर। अगर वो रिजेक्ट कर देता है तो वो इसका रिजेक्शन है, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बात क्लियर है? बात क्लियर है? हो सकता है कि उसने आपने ऑफर दी, उसने प्राइसिंग भाई उसने प्राइस लिस्ट भेज दी, ठीक है, प्राइस लिस्ट भेजी, आपने 2 दिन के बाद उसको रिस्पॉन्ड किया कि मुझे 5 ये दे दो लैपटॉप। आपको पता चल रहा है कि 2 से 3 दिन के अंदर डॉलर ने एकदम से ऊपर आना शुरू हो गया, उसने अपनी इन्वेंटरी होल्ड कर ली कि नहीं यार अगर मैं देखता हूँ अगर डॉलर ऊपर आएगा तो प्राइस भी ऊपर आएगी, इंपोर्टेड इसकी इस पर मैं बेचूंगा, तो आप केस फाइल कर दो उसके ऊपर। कोर्ट क्या कहेगी, नहीं भैया उसने आपको प्राइस इंक्वायरी, अब अगर वो अपनी चीज को होल्ड कर रहा है उसकी चीज है तो वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में नहीं जाएगा। ये देखो इसलिए एक बारीक नुकते हैं, क्योंकि जिस पॉइंट पे तुमने डिसाइड कर दिया कि वो ऑफर है तो उसकी एक्सेप्टेंस होगी। इनविटेशन को ऑफर ट्रीट कर दोगे तो एक्सेप्टेंस हो जाएगी। क्लियर है बात? यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? पहला पॉइंट एडवर्टीजमेंट, बोलो, बोलना शुरू करो। हुज़ैफा पहला पॉइंट एडवर्टीजमेंट का रूल बताओ। एक्सेप्शन जरूर याद रख लेना, एग्जाम में एक्सेप्शन अच्छी तरीके से आती है, ठीक है। एग्जाम में एक्सेप्शन ही ज्यादा पूछी जाती है यार, ये जो है ना ये जो एक्सेप्शन है ये पूछे हैं। दूसरा प्राइस इंक्वायरी। अच्छा जी, प्राइस इंक्वायरी समझ आ गई। ऑक्शन एंड टेंडर। ऑक्शन एंड टेंडर क्या होता है भाई? अच्छा जी, ऑक्शन एंड टेंडर क्या है? ऑक्शन एंड टेंडर का मतलब ये है, आपने देखा होगा कि भाई आपकी कोई प्रॉपर्टी बिक रही है, या कोई ऑक्शन का मतलब ये कि भाई आपने कोई कंपनी के अंदर से कुछ बहुत सारी चीजें खरीदी हैं, या कोई बैंक का कोई डिफॉल्टर थे, आपने एसेट रिकवर किया, आप उसको ऑक्शन में बेच रहे हैं। ऑक्शन में क्या मतलब है? नीलाम कर रहे हैं। नीलामी आपने सुनी होगी, नीलामी हो रही है। नीलामी में क्या होता है? पार्टीज आती हैं, वो बोलियां लगाती हैं, ठीक है, पार्टीज आती हैं वो। तो ऑक्शन के लिए जो एडवर्टीजमेंट होती है या ऑक्शन की जो कम्युनिकेशन होती है, दिस इज नॉट एन ऑफर। जो पार्टी बोली लगा रही है वो ऑफर है, और जो बंदा उसको हैमर करके ओके करता है वो क्या करता है? एक्सेप्टेंस करता है। ऑफर की क्या पोजीशन हुई? ऑफर कब हुई? जब बोली लगी, जब बिड होगी। मतलब अगर आप यहां बैठे हुए और बिड कर रहे हैं तो आपकी बिड क्या है? ऑफर है, और मैं उसको एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा। एन इन्विटेशन टू टेंडर और एन ऑक्शन इज नॉट एन ऑफर बट एन इन्विटेशन टू ट्रीट, ठीक है। ये केस 2-3 केसेस हैं, मैंने इसको डिटेल नहीं लिखे। शालीमार पाकिस्तान वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, सिटी स्कूल वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। इन बोथ केसेस द कोर्ट अफर्म दैट टेंडर इज एन इन्विटेशन टू ट्रीट instead of offer. Similarly, in auction, offer is made by bidder which is auctioneer is free to accept or reject, usually accepted by fall of hammer, ठीक है। टेंडर में क्या होता है? टेंडर नोटिस पढ़े, वो भी अखबार में आते हैं। देखो टेंडर में ही होता है, गवर्नमेंट ने कहा कि मुझे एक प्रोजेक्ट शुरू करना है, ठीक है, उसके लिए कुछ मुझे कंस्ट्रक्शन करानी है या मुझे कुछ सप्लाईज करनी है। गवर्नमेंट एक टेंडर नोटिस देगी अखबार के अंदर। आप जरा अखबार का भी खोल के या गूगल पर सर्च करना टेंडर नोटिस इन न्यूज़पेपर। वो क्या करेगी? वो आपको कहेगी कि ये स्पेक्स हैं, इसके अगेंस्ट आप अपने फाइनेंशियल रेट्स दे दें
कि आप अगर ये काम करेंगे तो कितने में करेंगे। ठीक है, हर बंदा अपना वो टेंडर उठाता है, उसको इवेल्युएट करता है और अपनी डेट डाल के गवर्नमेंट को या कंपनी को पोस्ट कर देता है। फर्ज कर लो मैंने अपनी कंपनी में एक बिल्डिंग बनानी है, ठीक है। अब मुझे बिल्डिंग बनानी है, दो तरीके हो सकते हैं। मैंने अहमद को पकड़ा, अहमद मेरा जानने वाला है, और उसको अहमद को कहा अहमद ये तुम बताओ कि कितने में बना के दोगे, ठीक है। अहमद ने मुझे क्या दिया, एक टेंडर नहीं दिया, अहमद ने मुझे क्या दिया था, मुझे एक प्रपोजल बना के दिया कि अगर आप ये स्पेक्स पे बिल्डिंग बनाएंगे तो मैं आपको 1 करोड़ रुपए दे दूंगा। दिस इज अ नॉर्मल थिंग, ठीक है। बट कंपनी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस एनवायरनमेंट में, कंट्रोल एनवायरनमेंट में काम करती है, वो कहती है कि भैया मैं और ये अगर एक दूसरे के जानने वाले हैं और मैं इसी को दे रहा हूँ एक चीज, तो एक कंट्रोल वीकनेस क्या है कि हो सकता है मेरा और इसके दरमियान कोई गड़बड़ हो। खासकर वहां कंपनियां जहां पे कंपनी के ओनर और कंपनी की मैनेजमेंट अलग होती है। बात सही है, समझ आ रही है? मतलब तुम लिस्टेड कंपनी में देखो तो ओनर तो शेयर होल्डर है, मैनेजमेंट अलग है जो नीचे चल रही है, तो कंट्रोल एनवायरनमेंट वीक हो जाएगा, ठीक है। तो बड़े प्रोजेक्ट पे आप क्या करोगे, हो सकता है कहीं पे आपकी पॉलिसी हो कि हम बड़ा प्रोजेक्ट विदाउट टेंडर इशू ही नहीं करेंगे। टेंडर क्या होगा, मैंने अखबार में पोस्ट दी, या फिर ये कि मैंने इंडस्ट्री के 10 बड़े सप्लायर्स को अपने टेंडर भेज दिया। टेंडर में क्या भेजा, भाई ये मेरी स्पेक्स हैं जिस पे मुझे काम करवाना है, काइंडली आप अपना कोड हमें दे दें। उन्होंने अपना कोड दे दिया मुझे, तो मैंने उनको जो भेजा था वो क्या था, बोलो भाई, इनविटेशन। और जो उन्होंने मुझे वापस अपना कोड बना के भेजा वो क्या था, ऑफर। उसको मैं आइदर एक्सेप्ट कर सकता हूँ या रिजेक्ट कर सकता हूँ। बात क्लियर है? अच्छा, ये भी नहीं है कि लोएस्ट कोड होगा तो मैंने उसी को एक्सेप्ट करना है। भाई लोएस्ट कोड है, लेकिन कंपनी को जब मैं फाइनेंशियली वो कहते हैं टेक्निकली वो देख रहा हूँ साउंड, तो हो सकता है कि वहां पे मसला आ रहा हो। हो सकता है कि भाई एक कंपनी जिससे मैंने टेंडर लिया है, कोड लिया है, लोएस्ट कोड तो आ रहा है, लेकिन उसका क्लाइंट पोर्टफोलियो, क्लाइंटेल जब मैंने उससे मांगी थी वो उसकी सही नहीं थी। मल्टीपल चीजें हो सकती हैं। तो टेंडर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, इन्विटेशन टू डीड नॉट एज अ ऑफर। यहाँ पे लिखा है in both cases court affirmed that tenders as an invitation to treat instead of offer. हाँ, Offer नहीं treat है, इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि इन्विटेशन है ऑफर की, ऑफर नहीं है। ऑफर नहीं है, इन्विटेशन है ऑफर की, Treat और offer में कुछ कोई फर्क नहीं, ठीक है। अच्छा भाई, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, डिस्प्ले ऑफ गुड्स फॉर सेल। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि ये आपकी प्रैक्टिकली आपको नजर भी आता है। डिस्प्ले ऑफ गुड्स क्या चीज है, ऑफर। बहुत यार इधर उधर के जवाब नहीं दो। तुम एक शॉप में जाते हो, वहां पे चीजें लगी हुई हैं, जूतों की शॉप में गए, जूते लगे हुए, वो जो डिस्प्ले हो रहा है वो ऑफर है या इनविटेशन है, वो इनविटेशन है, ठीक है। डिस्प्ले ऑफ गुड ईदर ऑन शॉप विंडो और शॉप इटसेल्फ इज एन इनविटेशन टू ट्रीट। 2-3 केस लॉ है, मैं पढ़ के बता रहा हूँ और तुम्हें समझ आएगा ये क्या चीज है। अच्छा, एक केस लॉ पढ़ के तुम जरा जज्बाती हो जाओगे, तो जज्बाती नहीं होना, ठीक है। हम यहाँ पे क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ रहे। पहला केस है, नहीं सॉरी, ये फिशरवेल हटा, इसके बाद ये कुछ कॉपी पेस्टिंग में मतलब हो गया, वो नीचे वाला है, इसको जरा। फिशरवेल वर्सेस बेल 1961, द डिफेंडेंट हैड अ फ्लिक नाइफ डिस्प्लेड इन हिज शॉप विंडो विद अ प्राइस टैग ऑन इट। क्या किया भाई उसने, एक खंजर उसने डिस्प्ले कर दी, कहां पे, शॉप पे। स्टैच्यू मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस टू ऑफर सच फ्लिक नाइफ फॉर सेल। लॉ क्या कहता था क्रिमिनल, कि जो बंदा भी ऑफर करेगा फ्लिक नाइफ बेचने के लिए तो क्रिमिनल ऑफेंस होगा। बात क्लियर है? अच्छा, फिर इसके ऊपर क्या हुआ, इदारों ने पकड़ा इसे कि भाई क्या हुआ इसमें, कि भाई आपने एक इल्लीगल काम किया है। सलमान क्या किए, इल्लीगल काम किया है, ठीक है। कोर्ट में केस गया और कोर्ट ने इसकी कन्विक्शन को क्या किया, क्वैश कर दिया। क्वैश का क्या मतलब है, खत्म कर दिया। As good on display in shops are not offer in the technical sense, वर्ड को हम मार्क कर लो,
not an offer in the technical sense but an invitation to treat. The code applied the literal rule of statutory interpretation. इस पे आपके यहाँ 50 बहस हो सकती है कि ये सही किया गलत किया, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोर्ट ने एक लीगल रूल को एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये डिस्प्ले ऑफ गुड है, आपकी ऑफर नहीं है। दूसरी चीज ये सकती है कि भाई मैं स्मगलशुदा माल के लगा दूं यहाँ पे, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में तो डिस्प्ले है लेकिन वो दूसरे किसी एक्ट के अंदर पकड़े जा सकते हो, बट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में वो आपने ऑफर अभी तक नहीं की। बात क्लियर है? ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि इसको पढ़ के तुम्हें ध्यान में बड़ी अजीब अजीब सिचुएशन आ रही होंगी कि यार इसका मतलब तो ये कि मैंने AK-47 डिस्प्ले पे लगा दी OLX पे, ये मैं बेचने के लिए आ रहा हूँ, ठीक है, और जब तक वो ऑफर नहीं होती और एक्सेप्टेंस नहीं होती जब तक उसको लगे रहनी है। एजेंसीज और दूसरी जो है वो उसको दूसरे लॉ में तो टैकल कर लेंगी, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हिसाब से आपने इन्विटेशन दी है, ऑफर नहीं दी। बात क्लियर है? ठीक है, और ये भी केस लॉ है, ये एग्जाम्पल नहीं है। जो केस लॉ का मतलब ये है कि ये एक्चुअल के अंदर हुआ है, ठीक है। अब आप जो चाहे इसके अंदर लगाते रहे, मैं आपको मना नहीं कर सकता, ठीक है। कोर्ट ने जो लिखा था ना, जो लॉ लिखा है ना, उसी पे इक्तफा किया है, उससे ऊपर नहीं गया कहीं पे, वर्ड टू वर्ड। जो आपने कह दिया मैंने मान लिया, जो आपने नहीं कहा वो मैंने, ठीक है। बात क्लियर है? अच्छा, एक और केस है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। 1953 फार्मर्स सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वर्सेस बूट्स, कोर्ट ऑफ अपील। बूट इंट्रोड्यूस्ड द देन न्यू सेल्फ सर्विस सिस्टम इनटू द शॉप whereby customers would pick up goods from the shelf, put them in the basket and then take them to the cash till to pay. ये अभी भी होता है। तुम हाइपर स्टार जाते हो, तुम इम्तियाज जाते हो, तुम चेतक जाते हो, क्या करते हो? गए, क्या उठाया? ट्रॉली उठाई, सामान भरा, लेकर आए, काउंटर पे दिया, काउंटर वाले ने सारा वो किया, फिर आपने पेमेंट कर दी। कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? जब आप तो उससे खोला ही सर, उसमें इम्तियाज बनाया कि लोग आएंगे, यही होगा। तो जब वो पैसे दिए तो बाय करना, जब डाल देगा तो इम्तियाज का बनाया। मैं तुमसे ये थोड़ी यार क्यों क्या कैसे कॉन्टैक्ट कब हुआ? पैसे दिए तो एक्सेप्टेंस हुई। अब जरा इसको पढ़ो, ये केस यहीं पे आया ना, अब इसी केस से जरा पहले इसको पढ़ो और फिर बताओ कब कॉन्टैक्ट हुआ। बूट इंट्रोड्यूस द देन न्यू सेल्फ सिस्टम इनटू द शॉप। ये कब का ये सिस्टम भाई? 19 तुम सोचो आज 21 में बैठ के या 2001 के बाद आपके यहाँ चीजें इंट्रोड्यूस हुई हैं, वहां पे 53 में सेल्फ सर्विस सिस्टम आया। और क्या सिस्टम था कि भाई बंदा जाएगा, गुड पिकअप करेगा शेल्फ से, बास्केट में डालेगा, कैश पे आएगा और पे कर देगा। द फार्मास्यूटिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन bought an action to determine the legality of the system with regard to the sale of pharmaceutical product which by law required to be sold in the presence of pharmacist। ठीक है ना, मसला है। उन्होंने क्या किया? केस फाइल कर दिया। The court thus needed to determine where the contract came into existence। ठीक है जी, कोर्ट में एक बड़ा अहम सवाल किया कि भाई डिस्प्ले ऑफ गुड्स के अंदर कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ? क्योंकि अगर आपकी बात मान ली जाए कि उसने काउंटर से जाके दवा उठाई और बास्केट में डाली, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो वो आपका एक ऑफेंस हो गया ये तो। ठीक है, क्यों हो गया? ठीक है, हेल्ड कोर्ट ने क्या डिसाइड किया इस पे? कोर्ट ने क्या डिसाइड किया? गुड ऑन द शेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन इन्विटेशन टू ट्रीट नॉट एन। पढ़ो भाई पढ़ो, नीचे इसमें लिखा हुआ है। क्या किया उसने डिसाइड कि जो डिस्प्ले ऑफ गुड्स हैं ये क्या है? इनविटेशन फॉर ऑफर है, ये ऑफर नहीं है। अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं कि तुमने बास्केट में डाल ली गुड्स और ये आपने एक्सेप्टेंस कर दी, तो इसका मतलब है कि वंस यू पुट एवरीथिंग इन द बास्केट, इसके बाद तुम कोई चीज बाहर नहीं निकाल सकते।
ऐसे ही मानूं? मास क्या कह रहा हूं मैं, समझ आ रही है बात? अगर मैं नहीं आ रही, नहीं समझ नहीं आ रही, नींद आ रही है अभी दोस्तों, चाय में आऊं? कहाँ से आएगी बताओ? ये आपकी यहाँ से नहीं, किसी को बोलना पड़ेगा ना, किसको बोलना पड़ेगा? हाँ हाथ आती है वैसे आ जाएगी ये, आपके पैसों पे आएगी। मेरे पैसों पे मसला नहीं है, पैसों का इशू नहीं है। अच्छा भाई भी आ जाएगी। बिरयानी आएगी, चलो बिरयानी कर लेना आते हैं। कहाँ करोगे? हाँ चलो यहाँ चलने, चलो यहाँ चलने में सही, मजाक नहीं कर रहा, ठीक है? क्लास के बाद, ठीक है? चलो आज क्लास के बाद, ठीक है? डन है? जिसको आना है हर वीकेंड पे देखो, 60 बजे कहूँगा यार मुझे एक स्पेशल बोनस दिया जाए। अच्छा भाई, अगर मैं तुम्हारी बात मान लूं मास, क्या बात मानी है मैंने तुम्हारी? शेल्फ से उतारते ही कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर आप बास्केट में डालते ही कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एक्सेप्टेंस का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो अगर तुमने एक बार एक चीज, और जब खासकर तुम्हारे साथ तुम्हारे बच्चे भी जा रहे हो, जो हर चीज उठाते हुए डाल देते हैं, ऐसे ही होता है ना? तो अगर ऐसे कर दिया जाए और उसको मैं मान लूं, वही क्या मान लूं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो ये चीज वापस जाएगी, तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। फिर खतरनाक बात है, ठीक है? तो ये डिस्प्ले ऑफ गुड्स जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनता, अब कब तक नहीं बनता? कोड बता रहे हैं, गुड ऑन द शेल्फ कॉन्स्टिट्यूट एन इन्विटेशन टू ट्रीट, नॉट एन ऑफर। अ कस्टमर टेक द गुड टू द टेल एंड मेक एन ऑफर टू परचेज। द शॉप असिस्टेंट देन चूजेस वेदर टू एक्सेप्ट द ऑफर। आप काउंटर पे गए, आपने कहा कि मैं ऑफर कर रहा हूं ये गुड्स खरीदने के लिए, इस जो प्राइस स्टेटेड है इसके ऊपर। काउंटर पे जो बंदा खड़ा है वो एक्सेप्ट करेगा कि ये गुड्स आपको देनी है या नहीं देनी। समझ आई बात? ठीक है? जज्बाती मत हो ना, वैसे वो सेल्स ऑफिसर आपको कभी मना नहीं करेगा, ठीक है? उसको कानून मना हुआ है ना, वो रेगुलेशन आ गई ना। बट असल में देखो ना, कब का केस है? 1953 का। अब पहली बार सिस्टम आया था, उसमें लोगों के ध्यान में थी चीजें। द कॉन्ट्रैक्ट इज देयरफॉर कंक्लूडेड एट द टाइम टिल इन द प्रेजेंस ऑफ विटनेस। तो अब मतलब क्या निकला? कोर्ट ने एक चीज डिसाइड कर दी कि तुम जाओगे। अब जरा सुन लो, देखो मसला ये है कि जब कोई एमसीक्यू आएगा या जब कोई एग्जाम फोकस पॉइंट आएगा, वो कैसा आएगा? तुमसे पूछा जाएगा कि भाई कॉन्ट्रैक्ट कब हुआ, तुम्हारा आंसर क्या होगा? जब कैश काउंटर पे गया। अब कैश काउंटर पे जाके तुमने जो अपनी गुड्स थी वो सामने रखी, तो यू बिकम एन ऑफरर। वो उसको एक्सेप्ट करेगा ऑफरी, ठीक है ना? तो तुम कौन हुए? खरीदार कौन हुआ? प्रॉमिसर। जो पेमेंट ले रहा है वो कौन है? बात क्लियर हो रही है? तो डिस्प्ले ऑफ गुड पे आप किसी भी शॉप पे जाओ, वहां से कोई भी चीज उठाओ, ठीक है, तो वो आपने ऑफर दी है। अब हो सकता है ये कि भाई आप ताहा भाई शॉप के अंदर गए, एक ज्वेलरी शॉप पे गए, वहां से कुछ शर्ट वर्ट लिया उन्होंने अच्छा सा, शॉप के जो मालिक के पास गए, शॉप के मालिक ताहा भाई से दुश्मनी थी, उन्होंने मना कर दिया, ठीक है, और उन्होंने कहा बताइए हम बच्चों को सेल नहीं करते, ठीक है, और वो भी ज्वेलरी, ठीक है। तो अगर शॉपर मना कर दे तो उसके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं आएगी, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? यहां तक क्लियर हो? बल्कि यार इसका एक शायद मैं तुम्हें मार्क कर लो, क्वेश्चन नंबर 9 देखो जरा, पास पेपर का 2008 में है। ऑनलाइन वाले हजरात भी क्वेश्चन नंबर 9 2008 में है। क्वेश्चन नंबर 9 समझ आ रहे हैं? कितने मार्क का है? 6 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। अब आ गई ना एग्जाम्पल तुम्हारे पास? ड्राफ्टिंग करोगे ना तुम? करके दोगे मुझे? भाई नेक्स्ट वीक से आपकी ड्राफ्टिंग समझ लो, मुझे ऑनलाइन आप देना शुरू करो। मैं तुम्हें क्वेश्चन पुट करूंगा पोर्टल पे और तुम उसके ड्राफ्टिंग करके दोगे। हाँ ये मतलब गलत हो गया।
ठीक है, ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन आया है। क्या क्वेश्चन है? अली बुक शॉप सर्कुलेटेड अपडेटेड प्राइस लिस्ट टू ऑल द मेंबर इन द मेलिंग लिस्ट. One of the member, Musa Enterprise, ordered 2,000 copy of a particular book to be supplied within a month, which the bookshop could not arrange and regretted to accept the offer. Musa Enterprise filed a suit against Ali Bookshop for not honoring the contract and withdrawing the offer after it was accepted. Comment on the possible outcome of the. So, जो price list circulate की है, this is a invitation, not an offer. ठीक है? इसको हम डिटेल में भी एंड टू एंड देखेंगे, लेकिन ये देखो इसके क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ठीक है, तो जहन में ये रखना है आपने, इनविटेशन क्या होती है और ऑफर क्या होती है, ये चीजें याद रहेंगी। एडवर्टीजमेंट क्या होता है? एडवर्टीजमेंट का जल्दी से प्रिंसिपल रिवाइज कराओ। हम्माद जल्दी बताओ। Advertisement is not an offer, it is an invitation to until and unless it's a unilateral offer. ठीक है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? बताओ जल्दी, बताओ जल्दी। So whatever contract होते हैं जो whatever ना जो कि enforceable होते हैं agreed party। सही बताया, सही बताया। डर क्यों रहे हो? वो होते हैं जो which is enforceable by the agreed party। Which can be enforced only by the Agreed party। agreed party। और ये कब होता है? मास जब agreed party के साथ नाइंसाफी क्या होती है? इसमें एक वर्ड है, नाइंसाफी जाती नहीं बोलेंगे हम वहाँ पे, क्या बोलेंगे? कब होता है? फ्री कंसेंट बोलो, फ्री कंसेंट। ये वर्ड याद रखना शुरू करो। देखो मैं क्लास में बोलता भी रहूंगा, फ्री कंसेंट नहीं होती तो वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉर्शन, कॉर्शन का मतलब आपके कनपटी में बंदूक रख के किया, अनड्यू मिसरिप्रेजेंटेशन मिस्टेक। अभी फ्री कंसेंट होती क्या है? पूरा चैप्टर है और ये बड़ा लंबा चैप्टर है। हाँ भाई, प्राइस इंक्वायरी क्या होती है? हमजा, हमजा नाम है ना, हमजा भाई। Not an acceptance. प्राइस इंक्वायरी क्या है? क्या देख रहे हो भाई? यहां देख के बता दो। सर हमजा क्या बात, जल्दी बताओ। I consider price offer is not an offer to say. प्राइस इंक्वायरी क्या है? कोई प्राइस आप पूछते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि वो ऑफर है, बल्कि इनविटेशन टू ऑफर। ठीक है भाई। उसके बाद ऑक्शन और टेंडर। आप ऑक्शन और टेंडर, ठीक है। तो बिड करना ऑफर है, ऑक्शन के लिए बुलाना ऑफर नहीं है। ठीक है, अगर बंदा अपना खर्चा करके आ रहा है और वो ऑक्शन विड्रॉ हो गया तो उसके ऊपर कोई कंपल्शन नहीं होगी। क्लियर है बात? ठीक है। वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मुहीद? void contract जो हमजा तुमसे मैंने एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव पूछना है, जल्दी देखो। हाँ void contract जो serious to be हाँ बोलो, सही बोल रहे हो। serious to be बोलता है इनफोर्सेबल। ठीक है, एग्जांपल दे दो जल्दी से इसके। एग्जांपल से जैसे इंडिया पाकिस्तान में थे दो अलग ट्रेडर्स, बीच में वॉर हो गई, पॉलिटिकल इशू। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट सही कह रहे हैं अहमद? सही है। सही है। इनिशियली वैलिड होता है, फिर void इलीगल और वाइड एग्रीमेंट में क्या फर्क है? वो होता है इलीगल शुरू से इनिशियली। इलीगल एग्रीमेंट और वाइड एग्रीमेंट को फर्क है? वो इनिशियली इलीगल होता है, void इनिशियली वैलिड होता है। और void illegal होल्ड करो, होल्ड करो, होल्ड करो भाई। हमारे भाई के जो कॉन्सेप्ट है ना, खतरनाक मसला आ गया उसमें। ठीक है ना, इंजन में प्रॉब्लम आ गई। वाइड एग्रीमेंट और इलीगल एग्रीमेंट शुरू से ही वाइड होते हैं, इन्फोर्सेबल नहीं हो सकते। बट सारे वाइड एग्रीमेंट इलीगल नहीं होते। ये लिख लो भाई, अपने पास लिखा है ना, याद भी रख लो। ठीक है भाई। देखो ना, तुमने कत्ल का ठेका लिया किसी से, सुपारी ली, तो ये इलीगल है। इलीगल वाइड भी होता है। इलीगल इज अ वाइड एग्रीमेंट, इलीगल एग्रीमेंट इज अ, बट वाइड एग्रीमेंट इज नॉट ऑलवेज अ इलीगल एग्रीमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन वाइड है। माइनर के साथ तुमने कोई एग्रीमेंट किया है, वाइड है, लेकिन इलीगल नहीं है। क्लियर है? बात समझ आ रही है? ठीक है जी। अच्छा भाइयों, लैप्स ऑफ एन ऑफर।
यहाँ तक भाई हमारे साथ है, साथी भाई हमारे साथ है या नहीं है? ठीक है भाई, साथी भाइयों का साथ होना जरूरी है। ठीक है, तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया? ऑफर, टाइप्स ऑफ एन ऑफर, लीगल रूल्स ऑफ एन ऑफर, इनविटेशन टू ट्रेड। ठीक है, अच्छे खासे कॉन्सेप्ट हम पढ़ चुके हैं इसके। क्या चीज? कौन से? कम्युनिकेशन छुड़वाया था वो तो हो गया ना यार। कम्युनिकेशन आ गया। कम्युनिकेशन एक पूरी एक नई साइंस है, क्योंकि लॉ ने इसकी ऐसी खिचड़ी पकाई हुई है कि वो आपको सुकून से समझानी है मैंने, और एग्जाम में भी उसी की खिचड़ी पकती है। ठीक है, कम्युनिकेशन के खासकर जो पोस्टल रूल्स हैं वो एक पूरी एक साइंस है। ठीक है, वो साइंस जो है ना मैंने आपको सुकून से समझानी। ठीक है, अच्छा जी, लैप्स ऑफ एन ऑफर। ऑफर कब लैप्स होगी? यहां तक क्लियर हो? इनविटेशन तक क्लियर हो? कोई क्वेश्चन मार्क्स? ऑफर कब लैप्स होगी? हाँ, ये इनविटेशन है, इनविटेशन नहीं है। देखो, ऑफर के वर्ड को ना समझो कि ऑफर हो गई, लीगल वर्ड ऑफर का क्या मतलब वो समझना। ठीक है ना, तुम गए, उन्होंने कहा भाई ऑफर तो हमारी अभी खत्म हो चुकी है, पर्चा लगा था वो 3 महीने पहले का, तुमने केस फाइल कर दिया। ठीक है, बात समझ आ रही है? अच्छा जी, हम अब क्या पढ़ रहे हैं? लैप्स ऑफ एन ऑफर। ये जो ऑफर है बेचारी मासूम सी, ये कब खत्म हो जाएगी? ये कब अहमद खत्म हो जाएगी? पहला केस, आपने ऑफर दी, उसने दिल तोड़ दिया, ऑफर गई। हमजा क्या हुआ? ठीक है, आपने नॉन एक्सेप्टेंस कर दी, पहला केस। क्या मतलब हुआ? ठीक है, आपने ए को ऑफर दी कि भाई मुझसे ये घर 1 करोड़ में खरीद लो। बी ने कहा आई एम नॉट तो ये ऑफर खत्म हो गई। ठीक है, ऑफर वंस नॉन एक्सेप्टेड खत्म हो जाती है। ठीक है, एन ऑफर में बी रिवोक्ड, सॉरी नॉन एक्सेप्टेंस क्या है? एन ऑफर कम टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड बाय द ऑफरी। ऑफर इज सेड टू बी रिजेक्टेड इफ द ऑफरी एक्सप्रेसली रिजेक्टेड। ठीक है जी, ये क्लियर है यहां तक बात? इसके बाद ए अगर वापस ऑफर डालेगा और दूसरी ऑफर हो, ये ऑफर इसकी फातिहा पढ़ने आओ आप। अच्छा, दूसरा पॉइंट है जो पहला पॉइंट था रेवोकेशन, नॉन एक्सेप्टेंस समझ आ रही है? दूसरा पॉइंट है इसी केस को मैं एक्सटेंड करता हूं रिवोकेशन में। ठीक है, इस केस को मैं यहां लेकर आता हूं। ए ने बी को क्या ऑफर दी थी? 1 करोड़ में घर खरीद लें। ऑफर है सलमान भाई, ये ऑफर है। रात को ख्वाब आया, अम्मा आई उसके ख्वाब में एक कि बेटा मेरे बनने के बाद तुम ये घर बेचना चाह रहे हो, ये अच्छी बात नहीं है, ये हमारी आखिरी निशानी है। ठीक है, सुबह बेटा उठा और उसने अपनी ऑफर को रिवोक कर दिया। रिवोक का क्या मतलब हुआ? उसने बी को बोला कि भैया मैंने जो आपको ऑफर दी थी अब वो मैं खत्म कर रहा हूं। खत्म। बी बोलेगा रात को आपके वकील से बात हो गई, भाई पर डील है, उसमें फिर क्या ऑफर एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक हो सकती है बट नॉट आफ्टर। ठीक है, सर बाद में करें वो मतलब फिर तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा।
ऑफर कैन बी रिवोक्ड बिफोर द एक्सेप्टेंस। ऐसे जो है लाजमी लिखते हैं, ऐसे पैसे इज डिफरेंट, पैसे डिफरेंट है क्योंकि वो इट कैन बी एग्जीक्यूटरी। सर अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इस केस में तो कोर्ट क्या करेगा? जज घर भी रख लो पैसे भी नहीं ऐसा थोड़ी है, क्या हो ऐसी कोई शादी में आए हो या घर भी रख लो पैसे भी दे दो उसमें गलत है ना वो बात। तो गलत का मतलब देखो, अभी जब मैं तुम्हें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जब मैं तुम्हें डैमेजेस पढ़ाऊंगा ना, तो डैमेजेस का मतलब ये नहीं है कि किसी एक पार्टी को फेवर दे देना। उसका मतलब सिर्फ ये होगा कि अगर किसी का नुकसान हुआ है तो उस नुकसान को कंपेंसेट करना टू द इंजर्ड पर्सन। अब फर्ज कर लो, मैं अभी आगे एग्जांपल है, ए ने बी को घर बेचना था, ठीक है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, बाद में ए ने रिवोक कर लिया, ठीक है, तो डैमेज क्या हुआ है? हो सकता है यहाँ पर कोई डैमेज ना हुआ हो। भाई आमतौर पे ये होता है ना, हर चीज के लिए कोर्ट थोड़ी पहुंच जाते हो। तो अपने गाड़ी के लिए बयाना भी दे दिया, सब कुछ हो गया, सब कुछ कहानी हो गई, बाद में तुम पीछे हट गए, वो पार्टी कोर्ट पहुंचेगी? एक्चुअल में तो नहीं पहुंचेगी ना कोर्ट, क्योंकि कोर्ट में भी वकील, जज, हेयरिंग 50 चीजें, कोर्ट में हर केस नहीं पहुंचेगा। इवन छोटे छोटे केसेस तो बिल्कुल नहीं पहुंचते, क्योंकि कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करते हो तो ये होता है कि भाई इतनी 15,000 रुपए के लिए आप कोर्ट थोड़ी पहुंच जाओगे। क्लियर है बात? ठीक है, बट अभी यहाँ पे रहो, रिवोक कब तक हो सकती है? बिफोर एक्सेप्टेंस। अभी अपने बी लॉ का पेपर पास करने, तो रिवोकेशन कब तक हो सकती है? बिफोर एक्सेप्टेंस। यहां तक क्लियर है? पहला पॉइंट नॉन एक्सेप्टेंस, दूसरा पॉइंट रिवोकेशन। रिवोकेशन क्या मतलब है हमाद भाई? मेरा ख्याल बदल गया, मैंने ऑफर से बैकआउट कर गया, मूड नहीं है मेरा, ठीक है ना। बट ये मूड कब से, मूड की जो है ना आपका एक्सेप्टेंस से पहले चेंज होना और कम्युनिकेट होना जरूरी है। एक्सेप्टेंस हो गई तो आप ये काम हुज़ैफा नहीं कर सकते। बात क्लियर है यहाँ तक? तीसरा पॉइंट लैप्स ऑफ टाइम है। लैप्स ऑफ टाइम, मैंने तुम्हें टाइम दिया था। अच्छा मैं एग्जांपल इसी को लेके चल रहा हूं ताकि क्लैरिटी रहे। मैंने तुम्हें कहा था कि भाई ये जो ऑफर है, तुमने इस केस में ए से बी को ऑफर में दिए, मैंने कहा कि आपको अगर ये ऑफर समझ आती है, मुझे 3 दिन के अंदर 15 सेकंड में मुझे इसकी एक्सेप्टेंस देनी है आपने। और ये 3 दिन गुजर गए, आपने कोई जवाब नहीं दिया, तो ऑफर अहमद भाई लैप्स हो गई। चौथे दिन आप कुछ बोलोगे तो वो उसकी अपनी मर्जी। नेगेटिव अलग चीज थी, 3 दिन में तुमने जवाब नहीं दिया तो मैं तुम्हें मानूंगा हाँ हो गई। ये बात यहाँ हो रही है कि 3 दिन में आपने हाँ या ना करना है, नहीं तो ऑफर लैप्स। दोनों रीजनेबल टाइम बात होती है। रीजनेबल टाइम क्या होता है? इट्स अ मैटर ऑफ मैनी थिंग्स। मतलब आपकी रीजनेबल टाइम का मतलब ये है कि फर्ज कर लो तुमने किसी को ऑफर दी, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे रीजनेबल टाइम 2 दिन भी हो सकता है, इंडस्ट्री स्पेसिफिक रीजनेबल टाइम होते हैं, कोई 1 हफ्ता भी हो सकता है, महीना भी हो सकता है, ये कोर्ट डिसाइड करती है यहाँ रीजनेबल टाइम उधर गया था नहीं हुआ, ठीक है। जज तुम्हारे जैसे जज हो गए ना तो यही करेंगे हरकतें। जज है भाई, वो खेलने थोड़ी बैठा हुआ है, खेलने कूदने। 3 सेकंड में कौन सा 3 सेकंड में एक्सेप्ट करें? क्या चीज है जिसकी 3 सेकंड में एक्सेप्टेंस चाहिए तुम्हें? ये भी 3 सेकंड में नहीं होती भाई, ठीक है। मौलवी साहब भी बोलते हैं ना, वो उसमें भी टाइम चाहिए था तुम्हें। अच्छा भाई, एन ऑफर विल कम टू एन एंड इफ इट इज नॉट एक्सेप्टेड विद इन द टाइम स्पेसिफाइड एंड विद इन अ रीजनेबल टाइम व्हेन नो टाइम इज specified. What is the reasonable time is a question of fact depending upon the subject matter and circumstances. ठीक है, मैं तुम्हें स्टेशनरी के लिए कॉल कर रहा हूँ और एक मैंने कोई टेक्निकल प्रोजेक्ट दिया हुआ है गवर्नमेंट ने कि भाई आप ये मोटर भी बनाना है, इसकी हमें कॉस्टिंग करके दें। टाइम कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस किसकी जल्दी होगी? अहमद किसी होगी या मोटरवे की जल्दी होगी? ठीक है ना, सही है बात समझ आ रही है? तो रीजनेबल ऑफ टाइम क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है और डिपेंड करेगा सर्कमस्टांसेस के ऊपर।
और ये जब जो बिल्कुल डेप्थ में कानून में जाते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि भाई वो उसको जज करें, क्योंकि इसके ऊपर ये पूरी हिस्ट्री होती है। ठीक है, Maria applied for share of a company in June, but allotment was made in November. Maria refused to accept the share. It was held that Maria could refuse to take share because the offer had lapsed after the expiry of reasonable time. ठीक है भाई, शेयर उसने खरीदने के लिए वो कर ली थी, लेकिन उसका allotment में टाइम लगा दिया, अब वो उसको रिफ्यूज कर सकती है क्योंकि उसने उसको वो नहीं किया था। ठीक है, डेथ और क्या हुआ भाई यहाँ पे, ऑफर ऐसी थी उसने क्या वो क्या हुआ, या तो मर गया या टाटा बाय बाय हो गए, खत्म, टाटा बाय बाय हो गया उसका। क्या ऑफर दी थी है मुझे समझ नहीं आ रही, इस घर के ऑफर पे तो नहीं हो सकता ये। ठीक है, किस बात की ऑफर होगी दफा ये, हाँ हम यहाँ कॉन्ट्रैक्ट लॉ में बताओ। ठीक है, देखो हो सकता है कि भाई ए ने बी को ऑफर दी, ए ने बी को ऑफर दी, ठीक है, और 3 दिन दिए, अगले दिन ए जहां पानी से कूच कर गए, तो ये ऑफर जो होगी क्या होगी, लैप्स हो जाएगी। ठीक है जी, ये ऑफर लैप्स हो जाएगी। क्यों लैप्स हो जाएगी, क्योंकि जो पार्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है वो अब नहीं रहा। पहला पॉइंट पार्टी का जो बंदा था ये तो मर गया, या अहमद भाई वो पागल हो गया, दोनों सूरतों में। लेकिन पागल होने की कोई बंदा एक्टिंग नहीं करता, वो प्रूफ होता है भाई, वो सर्टिफिकेट होता है, कोर्ट सर्टिफिकेट होता है। जो एक्सेप्टर हो ऑफर जो वो अगर मर जाए तब भी तो ऑफर भी हो जाएगा, तो ये डेट और सेंटी दोनों के लिए है। हाँ ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट एक और है, अगर कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस हो गई और फिर वो मर गया तो कॉन्ट्रैक्ट पूरा होगा लीगल हेयर से। हाँ, उसके लीगल हेयर्स करेंगे। An offer come to an end by the death or insanity of the offerer if the fact of the death or insanity come to the knowledge of the acceptor before। ठीक है जी, ये बात समझ आ रही है, फिर तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया। अब देखो वो मर भी गया है तो उसके अगर वो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है जो लीगल हेयर उसको पूरा कर सकते हैं, दे हैव। वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुई वर्डिंग में, किसमें, रिटर्न में नहीं है भाई। देखो मैं अगेन में प्रैक्टिकली जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, कुछ कॉन्ट्रैक्ट ऐसे हैं जो रिटन में माने जाएंगे, ठीक है, बट कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल आपके वर्ड्स में होंगे, कोर्ट में प्रूफ करना होगा। कोर्ट में प्रूफ इतनी आराम से नहीं होंगी चीजें, इसीलिए कहते हैं कि जो कमर्शियल टर्म्स हैं वो आमतौर पे लिखी जाती हैं। परचेज ऑर्डर दिया जाता है, ईमेलें कम्युनिकेट होती हैं, फॉर्मली होती है ना। लीगल भाई देखो, हाँ भाई देखो लीगल हेयर ऐसे करता है कि तुम्हारा लीगल हेयर का काम ही होता है कि देखो फर्ज कर लो तुमने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया प्रॉपर्टी बेचने का, आपने सारा एग्रीमेंट है, सब कुछ है। लीगल हेयर क्या करेगा, वो आपको फिर पैसे लेगा और आपको वो चीजें देगा। ठीक है, ठीक है, वरना ऑफिशियल लिक्विडेटर होंगे, कोई भी नहीं है, गवर्नमेंट ले लेगी वो चीजें, गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट आपकी वो है। ठीक है भाई, यहाँ तक क्लियर हो, यहाँ तक क्लियर हो, कोई कंफ्यूजन? हमाद भाई क्या क्या पढ़ा है हमने अब तक, शुरू से बताओ, ऑफर से शुरू से, टाइप ऑफ ऑफर, जल्दी जल्दी। तो पहले क्या है, पहले का एग्जाम्प्ट हो गया, टाइप ऑफ ऑफर वैसे ही बता दो, अब तो इतनी पढ़ ली है। स्पेसिफिक ऑफर, जनरल ऑफर थी, काउंटर और क्रॉस ऑफर थी, ये दोनों पैकेज में आई थी। स्पेसिफिक, जनरल, काउंटर, क्रॉस, आखिरी स्टैंडिंग। ठीक है, बैठे हुए हो लेकिन 2 ऑफर ये, 2 ऑफर ये और 1 स्टैंडिंग। इनविटेशन वाले कितने गेस्ट थे भाई? सलमान, कहाँ से बहुत सारे थे?
एडवर्टाइजिंग ठीक है, ठीक है। और अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? लेफ्ट ऑफर। लेफ्ट में क्या पढ़ा हमने? रेवोकेशन, नॉन एक्सेप्टेंस, डेथ, इंसैनिटी, लैप्स ऑफ टाइम। अभी तक 4 पढ़े। अब क्या पढ़ रहे हैं? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। क्या है ये चीज? ये वाला पॉइंट मैंने बता दिया नॉन फुलफिलमेंट का। क्या है ये 5वां? नॉन मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे पेमेंट पे ऑर्डर के जरिए दोगे, या मैंने तुम्हें कहा था कि तुम मुझे फुल पेमेंट दोगे, और तुम क्या कर रहे हो? मुझे हाफ देने की बात कर रहे हो और बाकी इंस्टॉलमेंट देने की बात। इसका मतलब जो कंडीशन मैं आपसे कह रहा हूँ वो आप पूरी नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा हुजैफा, मैंने आपसे कहा कि मुझे शुगर सप्लाई करेंगे बट मुझे 10 kg के बैग बना के देंगे। आपने मुझे एक्सेप्टेंस दी, लेकिन कहा कि ये शुगर के बैग मैं आपको 1-1 kg का बना के दूंगा। इसका मतलब आपने एक्सेप्टेंस नहीं की और ऑफर लैप्स हो गया। ठीक है, ऑफर हाँ तो यही बात हो रही है कि ऑफर कम टू एंड व्हेन द एक्सेप्टर फेल्स टू फुलफिल द कंडीशन प्रेजेंटेड टू द ऑफर। ऑफर के साथ जो कंडीशन लगी हुई है वो फेल हो गया उसको मानने में। ठीक है, मतलब प्राइसिंग में ओके कर रहा हूं लेकिन कंडीशन नहीं मानना, फिर भी ऑफर लैप्स हो जाएगी। ठीक है, काउंटर ऑफर बता दिए मैंने, काउंटर ऑफर बता दिए मास। क्या है ये काउंटर ऑफर? ठीक है, इसको क्या कहते हैं? और काउंटर ऑफर क्या करती है? पहली ऑफर को उड़ा देती है। ठीक है, सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी और डिस्ट्रक्शन, एन ऑफर कम टू एंड व्हेन इट बिकम इलीगल और द सब्जेक्ट मैटर इज डिस्ट्रॉयड बिफोर इट्स। हमजा भाई, बिफोर इट्स यानी एक्सेप्टेंस से पहले वो चीज इलीगल हो गई। Akmal offered to sell 10 bags of rice to Babar for ₹2,000. Before its acceptance, a law banned the sale of rice offered. यार ये ऐसा होता है, देखो होता ही है कुछ जगहों पे, जैसा भी गंदम का बहरान आया। ठीक है, कभी कभार गवर्नमेंट क्या करती है कि भाई अब पब्लिकली आप किसी को नहीं बेच सकते, हम सारी गंदम खुद खरीदेंगे। गवर्नमेंट बैन लगा सकती है प्राइस कंट्रोल करने में, है ना। तो वो करेगी क्या कि भाई ये चीज़ें आप नहीं करोगे, हम करेंगे। तो इसका मतलब उसने बैन लगा दिया, एक्सपोर्ट बैन लग गया। भाई आप गंदम शुगर को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, बैन लगा दिया गवर्नमेंट ने। तो अब ये आप फर्ज कर लो आपके पास बम्पर क्रॉप हुई, गवर्नमेंट ने कहा ठीक है आप बेच सकते हैं, लेकिन आपको लगा कि यार इस बार क्रॉप सही नहीं आ रही, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है? बैन लगा दिया। ठीक है, अब आप पार्टी के साथ कॉन्टेक्ट में थे, उसने एक्सेप्टेंस नहीं किया, उससे पहले क्या हुआ? बैन हो गया, तो ऑफर लैप्स हो गई। कॉन्टैक्ट तो बने ही ना, कॉन्टैक्ट अगर बन जाता और फिर होता तो फिर मुझे क्या होता? नहीं यार अहमद ऐसे नहीं करो, जज्बाती क्यों हो गए? अगर एक्सेप्ट कर लेता और सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी आ जाती तो क्या होता? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। भाई समझो इस चीज को। ठीक है, क्या होता फिर? मास क्या होता? वाइड कॉन्ट्रैक्ट होता। ये सारे लैप्स के पॉइंट समझ आ रहे हैं? रेवोकेशन, नॉन एक्सेप्टेंस, लैप्स ऑफ टाइम, डेथ और इंसैनिटी, नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, काउंटर ऑफर और सब्सिक्वेंट इलीगैलिटी। क्लियर है यहाँ तक बात? कोई कंफ्यूजन? बस खत्म, खलास। यार ये खलास जब होगा जब एक बंदा मुझे चैप्टर 1 से लेकर आज तक का समराइज बता दे क्या क्या पढ़ा है। हर चीज देख के थोड़ी बताओगे। हाँ, तुम लोग एक क्विकली गो थ्रू करके बताओ, मैं जरा एक यहाँ जवाब दे दूं। यार स्टैंडिंग ऑफर ये होती है कि आप कभी कभार ये होता है कि आप एक सर्टेन टाइम के लिए कोई ऑफर देते हैं कि भाई 6 महीने तक मैं आपको ये ऑफर दे रहा हूँ कि ये सप्लाई करूँगा। जैसे जैसे आप उसको एक्सेप्ट करते जाएंगे वो आप लेके चलते जाएंगे। लाइक आपको मैंने एग्जांपल यहाँ पे लिख के भी दिए, आप अगर अपनी ओपन करो एग्जांपल,
Sajid required a large quantity of certain good during a year and offered this by an advertisement. Adil supplied those goods at a special rate. Every supply of Adil is an acceptance of the standing offer of Sajid. ठीक है, एक large quantity supply करनी थी during the year, ठीक है. This by an advertisement. Adil supplied those goods at a specific rate. तो जैसे जैसे वो सप्लाई करता जाएगा वो सप्लाई क्या होगी, एक्सेप्टेंस होती जाएगी. ठीक है, तो इस तरह की ऑफर जिसमें आपका एक लॉन्गर पीरियड के लिए कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, इसको हम क्या कहते हैं, स्टैंडिंग ऑफर. ठीक है. अच्छा भाई आइए, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने हैं भाई हमजा भाई? बहुत सारे सर मैंने नहीं पढ़ा आपके सर और वीडियो आज नहीं पढ़ा था. आज सब सर में कल भी था दिन. हाँ सर पूरे आपका क्लास में ना तो अब देखते देख लोगे कंफर्म? नहीं देख लेना यार वीडियो. ठीक है. अच्छा भाई, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. बोल लो, साथ बोल लो. अच्छा बगैर देखे बात करनी है, देखे बगैर देखे तो मतलब फायदा नहीं ना, मैं यहाँ फायदा नहीं होगा. तो याद थोड़ी किया, याद की जरूरत नहीं है ना, याद हो जाएंगे. ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन, कैपेसिटी, कॉन्सेंट. अब ये सब बता रहे हैं ना, इसके अहमद ने बताने सारे. लीगल फॉर्मेलिटी, हाँ नॉट डिक्लेयर्ड बाय void. ठीक है जी. हाँ बताओ यार अहमद, जल्दी से बताओ. मास कौन कौन थे, जल्दी से बताओ अब फटाफट. देखो अगर सीक्वेंस में चलोगे ना तुम्हें कभी मुश्किल नहीं होगी. सुन, हैंडआउट की जरूरत नहीं है. देखो पहले चीज क्या होती है, पहले तुम ऑफर देते हो, फिर क्या होती है, एक्सेप्टेंस बनी, कंसिडरेशन के साथ एग्रीमेंट हो गया. ये 3 तो एलिमेंट आ गए. इसमें अगर तुम फ्री कॉन्सेंट और कैपेसिटी डाल दोगे, ठीक है, ये 5 हो गए. इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशन हो जाएगी, 6 हो गया. लॉफुल कंसिडरेशन, लॉफुल ऑब्जेक्ट, ठीक है, लीगल फॉर्मेलिटीज और नॉट डिक्लेयर फॉर इट. कितने एलिमेंट्स? 8 है. ठीक है, बाकी तुम और फर्दर बनाना चाहो बना सकते हो. ठीक है, 8 या 9 ही है मतलब ये. ठीक है, मैंने तुम्हें उस वक्त क्या कहा था, स्पेसिफिकली अगर देखोगे 5 इन्फोर्सिबिलिटी पे आए में, ऑफर, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन 3 लगाए जाते. ठीक है ना, ये पढ़ा था हमने. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था, उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी. क्लासिफिकेशन क्या थी, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट में क्या फर्क है सलमान? सर वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ये ना कि जिस बंदे वो एग्री पार्टी को वो इन्फोर्सेबल वायलेट कर सकता है. Contract that can be enforced by one party, that is the aggrieved party, but not by the. party that are enforceable by the. ठीक है, ये था. Just to be enforceable by not by court to avoid contract. 10 मिनट है भी आप यही बताते हैं यार, रिवीजन करना जरूरी है थोड़ा सा. ये जहन, ये असल में ये चीज़ ऐसी है जो जहन में बिठाने हम लोग जरूरी है. ठीक है ना, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो गया. देखो अगेन इस चैप्टर में सबसे मेजर पॉइंट यही थे, एलिमेंट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आते हो. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जरूरी है ध्यान में रखना. फिर यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन. यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Unilateral contract is a contract which is deemed accepted at performance. सर obligation perform करके At the time of formation of contract, one party has already performing obligation. same. ठीक है, सर कहना एक ही बात है, अलग-अलग था. रिवॉर्ड होता है. निवाड़ वाली में. और अभी दूसरी ये भी पढ़ी है, कार्बोलिक स्मॉल बॉल. देखो ये इसलिए जरूरी है कि ये वो जड़ें हैं जिसके ऊपर आपका पूरा दरख्त खड़ा होना है. अगर ये पक्की नहीं है ना और आपको मैंने बीलो पढ़ लिया है, आपका पौधा कुछ नहीं होगा. पेड़ आप दोबारा आ जाओगे पौधा लेके मेरे पास कि सर वो तो गया मेरा पेपर. ऐसा नहीं करें. ठीक है, तुम बंद बट मैं आपको ये श्योरिटी दे दूं कि भाई देखो यही सारी कहानी है.
यही सारी कहानी है कि भाई आपने अपने हर कंटेंट को पक्का करना है। आखिरी में टाइम कम होता है, जैसे ये टाइम कम है ना, जो 5-5 मिनट तुम देख रहे हो, ठीक है, एग्जैक्ट। उसके बाद वो कहेगा सर वो किसी तरह कोर्स खत्म करा दें। सर वैसे एक टू बी ऑनेस्ट बात, पेपर आसान होता है ये बात, ये लॉ का पेपर आसान नहीं होता। केसेस भी होंगे, देखो मैं कह रहा हूँ थ्योरी के अंदर भी तुम लोगों के साथ मसले मसाइल क्या होंगे, थ्योरी के अंदर भी तुम लोगों को सर मुझे आता सब कुछ है, मैंने लिख भी दिए। नहीं सर, इस पेपर को आसान बनाना चाहे तो कोई उसकी मोटी बात तो होगी कि पेपर आसान किस तरह बन जाए। अभी तो देखें सब समझ आ रहा है, चला गया सही। नहीं देखो अगेन, अभी आज मेरे 4 देखो इधर सुनो, 4 सेशन करने के बाद अभी जब मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ कि जब तुम मेरे साथ प्रैक्टिस में आओगे ना, इस चैप्टर को और अगले चैप्टर को खत्म कर लोगे, इसके क्वेश्चन पेपर हम कर लेंगे, इसके एमसीक्यूज कर लेंगे, देन उसके बाद आपको अंदाजा हो जाएगा कि भाई आप एक डिफरेंट तरीके से पढ़ रहे हैं, डिफरेंट वन में पढ़ रहे हैं, आपको खुद फर्क पता चलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि आप जब अरे बिरयानी तो रह गई, देखो दिस इज कंडीशनल टू टाइम, तुमने वो लेफ्ट कर दी। तो इंशाल्लाह देखो अगेन इंपॉर्टेंट चीज ये, इस चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि पहले चैप्टर में केस वाले क्वेश्चन नहीं थे। इस चैप्टर के जब केस लॉ के क्वेश्चन हम करेंगे, ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं तुम लोगों को अपना वो जो मैं तुमसे बात कर रहा हूँ वो भी मैं उसके ऊपर अपलोड करके तुमसे यहीं पे कुछ चीजें सॉल्व कराऊंगा। मोबाइल पे भी कर सकते हो उसको, वैसे टाइपिंग तो आती होगी ना मोबाइल पे, अब ये नहीं कहना नहीं आती। हाँ हाँ, यहाँ एक ये बेसमेंट में सिग्नल नहीं आते, क्लास लगेगी तो कर सकते हैं, वहाँ कर लेंगे। बट करके आप जो एग्जाम प्रैक्टिस की बात कर रहे हो ना, ये सारी प्रैक्टिस देखो, एमसीक्यूज तो बेताशा है, एमसीक्यूज तुम करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, हो भी जाएंगे। प्रैक्टिकली तुम्हारे पास जो सिनेरियो आ रहे हैं, तुम इस क्लास में ये इंश्योर कर लोगे कि तुम्हारे जो सिनेरियो आ रहे हैं, तुम्हारा देखो पहला स्टेप क्या था कि तुम क्वेश्चन पढ़ के ये समझ सकोगे ये कहाँ से रिलेट करता है, वो तुम्हारा हो रहा है। क्वेश्चन पढ़ते हो तो तुम्हें समझ आ जाती है हाँ भाई ये क्या बोले, नंबर 1। तीसरा ये है कि तुम उसको पेपर में रिफ्लेक्ट करो, और इंशाल्लाह हमने उसी की तैयारी करनी है। ये मुश्किल काम है, आसान नहीं है, ये मुश्किल काम है। नहीं देखो, ये मैं बताऊँ पहला काम भी मुश्किल है, उसको रिफ्लेक्ट करना कि ये कहाँ से क्वेश्चन आया, वही मुश्किल काम है। बट ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि भाई उसका तरीका वो ये है कि जो हम पढ़ रहे हैं, और मेरा वे ऑफ टीचिंग यही है कि भाई आप पुरानी चीज़ों को कनेक्ट करते हुए चलो। ये नहीं है मैं ट्रेन लेके आगे चलता जा रहा हूँ और बच्चे को आखिरी दिन तक छोड़ दिया कि मैंने भाई तुम जो चाहे करते रहो, आखिरी दिन में पकड़ूंगा तुम्हें, ऐसा कुछ नहीं होना, ठीक है। मैं इसी तरह आपसे क्वेश्चन करा के पूछता रहूँगा, क्योंकि हर चैप्टर के कुछ ना कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास हमारी होती है तो उसमें हम इसी से आगे बढ़ेंगे, और अगली क्लास में सैटरडे को होगी इंशाल्लाह, ठीक है। और हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक कोशिश करके इस ऑफर चैप्टर को खत्म कर दें और फिर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह।